हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी। मेरा नाम है अवनीश त्रिपाठी। तो कक्षा 12 राजनीति विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण चैप्टर्स हम ऑलरेडी देख चुके हैं। आज इसी क्रम में हम राजनीति विज्ञान कक्षा 12 का पार्ट 2 यानी दो ध्रुवीयता का अंत, हम पहले शीत युद्ध के दौर वाला चैप्टर देख चुके हैं, कुछ और चैप्टर्स को कर चुके हैं। सेकंड चैप्टर अभी हमें करना था। तो दो ध्रुवीयता का अंत यानी एंड ऑफ बाइपोलैरिटी, ये एक महत्वपूर्ण चैप्टर आपके लिए लेकर आए हैं, जिससे आप इस पूरे चैप्टर को एक बार में, क्योंकि आज हम कंप्लीट चैप्टर रिवीजन का सेशन करने जा रहे हैं, एक बार में इस पूरे चैप्टर को खत्म करने का प्रयास करेंगे। दो ध्रुवीयता का क्या अर्थ है ये तो हम पहले चैप्टर में देख ही चुके हैं, एक बार फिर इसको देखेंगे। दो ध्रुवीयता का समाप्ति का मतलब शीत युद्ध की समाप्ति से किस तरह जुड़ा हुआ है, सोवियत संघ अमेरिका की भूमिका, भारत की भूमिका, सारी चीजें, क्योंकि हम शुरुआत ही करने वाले हैं कि किस परिचय से कि किस चीजों को हम पढ़ने वाले हैं। तो आज के सेशन में हम दो ध्रुवीयता की समाप्ति का जो ये चैप्टर है, इसे पूरी तरह समाप्त करेंगे। इसके एक एक पॉइंट्स को ध्यान से पढ़ेंगे और जो भी एनालिसिस जरूरी होगा वो करेंगे। तो बने रहिए इस सेशन में और इस बेहद खास चैप्टर के सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को समझिए। पर इससे पहले कि हम ये चैप्टर स्टार्ट करें, एक विशेष बात का ध्यान रखिए कि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप घर बैठे कक्षा 7 से 12 तक की निःशुल्क शिक्षा हिंदी माध्यम में पाते हैं, जहां आपको एक या दो चैप्टर्स पढ़ने के बाद कोई पेड सब्सक्रिप्शन नहीं लेना। आपको यहां पर कभी कोई कूपन कोड या डिस्काउंट ऑफर की जरूरत नहीं है। आप यूपी बोर्ड से पढ़ते हो, बिहार बोर्ड से पढ़ते हो, एमपी बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड से पढ़ाई करते हो, आपकी सारी शिक्षा यहां बिल्कुल निःशुल्क है और आप कभी भी एनी टाइम आकर यहां पर पढ़ाई कर सकते हैं। इसी खास जानकारी के साथ शुरू करते हैं आज का ये बेहद इंपॉर्टेंट सेशन और समझने का प्रयास करते हैं कि भाई इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं और क्या बेसिक चीजें हमें जाननी है इस चैप्टर में। अब देखिए, चैप्टर 1 में हम ऑलरेडी कर चुके हैं क्या, शीत युद्ध का दौर, या जिसको बोलते हैं कोल्ड वॉर एरा। कोल्ड वॉर एरा यानी शीत युद्ध का दौर। ठीक बात, यानी ये तो तय है कि हमें ये पता है कि 1945 से और लगभग 1991-92 तक क्या चला, शीत युद्ध चलता रहा, कमोवेश कम या ज्यादा। किसके किसके मध्य चलता रहा, अमेरिका और सोवियत संघ के बीच चलता रहा। तो अब हम इस पूरी चीजों का आकलन कर चुके हैं, कारण क्या रहा, उसमें क्या गतिविधियां होती थी, क्या महत्वपूर्ण बातें होती थी। वी हैव ऑलरेडी कवर्ड इनटू चैप्टर 1। अब इस चैप्टर में हम देखेंगे कि भाई दो ध्रुवीयता का अंत हुआ, एंड ऑफ बाइपोलैरिटी हुआ। जो पूरी दुनिया शीत युद्ध के कारण दो ध्रुवों में बट गई थी, यानी दो पोल्स में बट गई थी। एक पोल था किसका, पूंजीवाद का, और एक पोल था किसका, समाजवाद का। ठीक बात है, जिसका नेतृत्व कर रहा था कौन, सोवियत संघ। सोवियत संघ जो हमने देखा था कि लगभग 15 राज्य या गणराज्यों का एक समूह था, गणराज्यों का एक समूह था, रूस इसमें प्रमुख था, और पूंजीवाद का नेतृत्व कर रहा था कौन, अमेरिका। ठीक बात है, पूरी दुनिया ये दो ध्रुव में बटी हुई थी, लेकिन हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि ये दो ध्रुव में से एक जो ध्रुव था वो ध्रुव क्या हुआ, समाप्त हो गया, और इसलिए हम इसको कहेंगे एंड ऑफ बाइपोलैरिटी या द्विध्रुवता का अंत। एक तो ये देखेंगे, इसके पूरे प्रोसेस को समझेंगे, इनके कारणों पर चर्चा करेंगे, भाई ऐसा क्या हो गया। फिर हम देखेंगे विश्व राजनीति में नई इकाइयों का अवयुद है, बहुत सारी नई चीजें, क्योंकि देखिए हुआ ये कि सोवियत संघ का विघटन हुआ। जब सोवियत संघ का विघटन हुआ तो स्वतंत्र गणराज्यों ने भी अपना कॉमनवेल्थ बनाया, इधर यूरोपीय संघ थोड़ा मजबूत होने लगा, इधर हम देखेंगे आसियान जैसे ग्रुप आएंगे, और कुछ रूस खुद अपने आप में उदय होगा, रूस का जो उत्तराधिकारी बनेगा सोवियत संघ का, इस पर चर्चा करेंगे। फिर सोवियत संघ का विघटन और शॉक थेरेपी, डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन, इसमें कारण था शॉक थेरेपी का। इसको देखेंगे कि मैंने भाई ये द्विध्रुवता का जब अंत हुआ, इसका मतलब ये कि सोवियत संघ का विघटन हो गया, जो 15 गणराज्यों ने मिलकर अपने लिए एक व्यवस्था चुनी थी उससे वो स्वतंत्र हो गए। फिर उत्तर साम्यवादी राज्यों में लोकतांत्रिक राजनीति और पूंजीवाद की शुरुआत, यही तो थी शॉक थेरेपी। यानी हुआ क्या, शॉक थेरेपी में क्या हुआ हम डिटेल में देखेंगे अभी। जब यहां पर शॉक थेरेपी आई, जो आपकी पूरी शॉक थेरेपी थी,
वो क्या थी? सत्तावादी समाजवाद से लोकतांत्रिक पूंजीवाद, की ओर संक्रमण। ठीक, सत्तावादी समाजवाद से लोकतांत्रिक पूंजीवाद की ओर जो संक्रमण था, या आप कह सकते हैं की ओर कष्टकारी संक्रमण, कष्टप्रद संक्रमण, क्योंकि आसान नहीं था। ये क्या हुआ? ये उत्तर साम्यवादी राज्यों में हुआ। ये उत्तर साम्यवादी राज्य यानी जो पहले साम्यवाद को स्वीकार करके चल रहे थे, जो सोवियत संघ के गुट में शामिल थे, उन राज्यों में अब सत्तावादी या निरंकुश शासन होने के बजाय लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं की ओर एक शिफ्ट हुआ। इसकी चर्चा थोड़ी करेंगे। फिर हम देखेंगे रूस का उदय, और जिसको बोलते हैं राइज ऑफ रसिया, राइज ऑफ रसिया। ठीक, और यह बनेगा क्या? उत्तराधिकारी, उत्तराधिकारी। किसका उत्तराधिकारी बनेगा? सोवियत संघ का। फिर दो ध्रुवता का अर्थ, मीनिंग ऑफ बाइपोलरिटी। आखिर दो ध्रुवता होता क्या है, इसको तो हमने देख लिया, अभी पहले ही मैंने आपसे चर्चा कर ली, दो ग्रुप में बच जाना। ठीक, बाल्कन राष्ट्र और मध्य एशिया। तो बाल्कन स्टेट जो थे और जो मध्य एशिया के देश, खास करके जो देश पहले सोवियत संघ के साथ जुड़े दिखाई पड़ रहे थे, उन देशों की स्थिति देख लेंगे थोड़ा। लोकतांत्रिक राजनीति और पूंजीवाद की शुरुआत, जिसकी बात मैंने अभी की। सोवियत गणराज्यों के साथ भारत का संबंध, यानी इंडियन रिलेशन विथ सोवियत रिपब्लिक्स, जो बाद में 15 देश अलग होकर अपना गणराज्य उन्होंने बना लिया, जो उन्होंने बाद में फिर CIS बनाया, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स। जो देश इनसे अलग हो गए, जो देश सोवियत संघ से अपने आप को किनारे कर लिए, उन्होंने अपना एक कॉमनवेल्थ बनाया, एक समूह बनाया, एक राष्ट्रकुल बनाया, और उससे भारत के क्या संबंध रहे, इसकी चर्चा भी हम विशेष रूप से यहां पर करेंगे। तो ये आप समझ लीजिए कि सबसे इंपॉर्टेंट, और द्विध्रुवता के बारे में हम ये यहां से स्टार्ट करेंगे और सारे कंसेप्ट को समझने का प्रयास करेंगे। तो ये वो कंसेप्ट थे जो आपको चैप्टर में देखने हैं, जो आप पूरी तरह चैप्टर में ग्रैब करेंगे, जिसको एक एक बिंदु को आप समझेंगे तो आसानी से आप समझ सकते हैं कि क्या पूरी विश्व की राजनीति उस समय, समकालीन विश्व की राजनीति रही होगी। अब अगर हम चैप्टर की शुरुआत करें तो हम द्विध्रुवता की अगर बात करें, जिसको बाइपोलैरिटी कहते हैं, तो हमको पता है कि द्वितीय विश्व युद्ध जब 1944-45 तक पूरी तरह खत्म हुआ, 1944 तक वैसे हो गया था, तो विश्व दो हिस्सों में बटा, जिसको गुट बोला गया। एक गुट चला गया अमेरिका के पीछे, ठीक, और एक गुट चला गया सोवियत संघ, जिसको बोला गया USSR, जिसमें हेड था रूस, और इसके साथ 15 गणराज्य, कुल मिलाकर सभी मिलाकर 15 गणराज्य थे। अब ये क्या था? ये वर्चस्व की लड़ाई थी। इन दोनों ने मिलकर जापान को हराया था, जर्मनी को हराया था, दोनों को, इन देशों को इन्होंने मिलकर हराया था। लेकिन क्या हुआ कि जब युद्ध खत्म हो गया तो भाई इनको लगने लगा यार कि हमारे में से बड़ा कौन है। अच्छा, एक बात और आप समझ लीजिए, इससे पहले कि मैं पूरा, क्योंकि ये समझ लेना जरूरी है, थोड़ा सा अर्थशास्त्र का पार्ट आ जाएगा, लेकिन आपको ये बात जरूर समझ लेनी चाहिए कि दोनों के विचारधाराओं में मूल अंतर क्या था, तब आप इजीली कनेक्ट कर पाएंगे। अब अगर आप यहां देखें तो अमेरिका जो था ये लोकतांत्रिक राष्ट्र था, ये 1786 के आसपास ही 1776 के आसपास ही आजाद हो गया था, और तब से जो है ये लोकतंत्र की प्रक्रिया अपना रहा था। और अच्छा, इसके साथ ये मेन इसमें था क्या, ये पूंजीवाद को मानता था, कैपिटलिज्म। यहां क्या था, लोकतंत्र नहीं था, ये समाजवादी राष्ट्र था, या समाजवादी अर्थव्यवस्था भी आप कह सकते हैं। अब यही सवाल उठता है कि भैया ये समाजवादी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का बेसिक अंतर क्या है। हो सकता है अर्थशास्त्र के जो स्टूडेंट हो वो समझ रहे हो, या आपने भी समझाओ, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स में बेसिक कंफ्यूजन रहती है। तो सबसे पहले तो हम इस कंफ्यूजन को यहीं खत्म कर लेते हैं, ताकि आगे हमें कोई, जब मैं बोलूं कि पूंजीवाद से समाजवाद से पूंजीवाद का संक्रमण और ये परिवर्तन, तो आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, सुना सुना लगे, सूना सूना ना लगे। ठीक, तो आइए जरा सा समझ लेते हैं कि भैया पूंजीवाद और समाजवाद का बेसिक अंतर क्या है, यह जान लेना बेहद जरूरी है।
ठीक है, तो यहां ले लीजिए समाजवाद, ठीक, यहां ले लीजिए पूंजीवाद, ठीक। अब सबसे पहले अगर हम उत्पादन के दृष्टिकोण से बात करें, मान लीजिए कि अर्थव्यवस्था में उत्पादन हो रहा है, ठीक, तो इस पर 3 सवाल है। क्या उत्पादन करें, कैसे उत्पादन करें और किसके लिए उत्पादन करें। मान लीजिए 3 सवाल पूछा गया। अच्छा जी, अगर मान लीजिए कोई ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसमें इन सवालों का जवाब जो है, जिसमें इन सवालों का जवाब अगर सरकार देती है, ठीक, अगर इन सवालों का जवाब कौन देती है, सरकार देती है, मतलब ये क्या उत्पादन करें भाई, हम मशीनरी गुड्स इस्तेमाल करें, उत्पादन करें, या उपभोक्ताओं की बेसिक जरूरत की चीजें उत्पादन करें, कैसे करें, मशीन का इस्तेमाल करके करें, यानी कैपिटल लगाकर, इसको कैपिटल इंटेंसिव बोलते हैं, या ज्यादा लेबर लगाकर करें, लेबर इंटेंसिव, ये भी सरकार बताए, किसके लिए करें, अमीर वर्ग के लिए, गरीब वर्ग के लिए, ये डिस्ट्रीब्यूशन, वितरण संसाधनों का आता है। अगर ये सारी चीजों का निर्णय सरकार ले रही है तो समझ जाइए कि ये समाजवादी अर्थव्यवस्था है, यानी सरकार का पूर्ण नियंत्रण, अर्थव्यवस्था पर सरकार का क्या होगा, पूरा नियंत्रण होगा। इसलिए इसको कमांड इकोनॉमी भी कहते हैं, क्योंकि सरकार के कमांड पे ये चलती है, या इसको केंद्रीकृत अर्थव्यवस्था भी कहा जाता है, क्योंकि ये एक जगह से केंद्रीकृत होकर एक ही जगह से सब निर्णय लिए जाते हैं, यहां पर अलग अलग बाजार के हिसाब से नहीं लिए जाते, केंद्रीकृत अर्थव्यवस्था, ठीक। इसको एक और नाम दिया जाता है प्लान्ड इकोनॉमी, प्लान्ड इकोनॉमी, मतलब ये कि सब कुछ नियोजित होगा, सब कुछ सरकार प्लान करेगी। इसलिए जब सोवियत संघ की स्थापना हुई तो यहां पर आपने देखा होगा 5 ईयर प्लान्स आए थे, पंचवर्षीय योजनाएं, जिसको भारत ने भी शुरू किया कॉपी करके, स्टालिन, लेनिन, इन लोगों का इसमें बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक। तो 5 ईयर प्लान यहां पर आए। अच्छा, अब हुआ क्या कि अगर मान लीजिए क्या उत्पादन करें, कैसे करें, किसके लिए, और साथ में कीमत भी कितनी होनी चाहिए, प्राइस, किस कीमत पर चीजें बिकेंगी, ये सब कुछ अगर सरकार के हाथ में होगा, मतलब सरकार का पूरा नियंत्रण होगा। सरकार क्या होगी, कंट्रोलर होगी। यहां ध्यान से समझ लीजिए, इसको कहते हैं समाजवादी अर्थव्यवस्था या समाजवाद, ठीक है। समाजवाद का मतलब क्या है, ये क्या कोशिश करते हैं, ये कल्याणकारी राज्य की कोशिश करते हैं, वेलफेयर स्टेट। इनको लगता है कि अगर हम सब कुछ फ्री छोड़ देंगे, सब कुछ निजी हाथों में छोड़ देंगे, तो सभी जनता का शोषण हो जाएगा, जनता का ध्यान कोई नहीं रखेगा, इसलिए सब कुछ हम अपने हाथ में रखेंगे, कोई निजी नहीं करेंगे, सारा जो स्वामित्व होगा वो सरकार का होगा, कोई निजीकरण नहीं होगा, ठीक। तो यहां स्वामित्व किसका होगा, सरकार का, ठीक, सरकार का स्वामित्व। आ गई बात समझ में। अच्छा, अब आइए पूंजीवाद की तरफ। क्या, कितना, किसके लिए, ठीक, किस कीमत पर, ये सब कौन निर्धारित करेगा, जल्दी बताइए। सरकार कहेगी हमें रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता, जो मर्जी आए करो। निर्धारित कौन करेगी, बाजार। कौन निर्धारित करेगा, बाजार द्वारा निर्धारित। ध्यान से समझ लीजिए, बाजार द्वारा निर्धारित का मतलब क्या हुआ, मतलब मांग एवं पूर्ति के द्वारा। सरकार कहेगी भैया जिस चीज की जो मांग है, कोई पूछेगा कितना उत्पादन करें, सरकार बोलेगी जितनी मांग है करो। सरकार बोलेगी, लोग पूछेंगे किस कीमत पर, सरकार बोलेगी जिस कीमत पर लोग खरीद सकते हैं बेचो। सरकार बोलेगी किसके लिए, वो बोलेंगे जो मांग कर रहा है उसके लिए। हम कुछ नहीं करेंगे, कंट्रोलर नहीं, हम क्या करेंगे, हम कंट्रोलर नहीं बल्कि हम फैसिलिटेटर का काम करेंगे।
फैसिलिटेटर। फैसिलिटेटर मतलब हम बाजार उत्पन्न करा देंगे, कानून व्यवस्था ठीक कर देंगे, टैक्स वसूल लेंगे, चोरी नहीं करने देंगे, बाकी क्या करना है तुम जानो, बाजार जाने, मुझे उससे मतलब नहीं है। इसको लेके चल रहा था यूएस से। अब समझ में आ गई आपकी बात। यहां बाजार है, इसको मुक्त अर्थव्यवस्था कहते हैं, फ्री ट्रेड इकोनॉमी, मुक्त अर्थव्यवस्था। ठीक, यहां पर अर्थव्यवस्था कंट्रोल में नहीं होती। दूसरा, यहां पर क्या, इसको बाजार अर्थव्यवस्था भी कहते हैं, है ना। और निजी स्वामित्व यहां होता है, प्राइवेट ओनरशिप जिसको बोलते हैं। वहां सरकारी स्वामित्व था, यानी यहां पर चीजों का मालिक निजी लोग होते हैं। अब मुझे लग रहा है कि आप समाजवाद और पूंजीवाद का अंतर समझ गए होंगे। एक और अर्थव्यवस्था होती है मिश्रित अर्थव्यवस्था। उस अर्थव्यवस्था में इन दोनों का थोड़ा थोड़ा हिस्सा पाया जाता है। कुछ कुछ सरकार डिसाइड करती है, कुछ कुछ प्राइवेट या निजी हाथों में होता है, जैसे भारत करता है, और आजकल सभी देश के ऐसा ही कर रहे हैं। अब ये पूरी दुनिया में ये दो गुट थे, आप देख लीजिए। एक पूंजीवाद के थे जिसका अमेरिका नेतृत्व कर रहा था, और एक समाजवाद का था जिसका सोवियत संघ कर रहा था। दोनों में वैचारिक क्या अंतर था ये अभी आप समझ गए होंगे। कोई डाउट, कंफ्यूजन या नहीं होनी चाहिए, होगा तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं बाद में क्लियर कर दूंगा। ठीक, समाजवाद जहां सरकार सब कुछ तय करेगी, और पूंजीवाद जहां सरकार को रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता, जाओ डूब मरो, जिस कीमत पे बेचना है बेचो। आ गई बात समझ में? आइए वापस चलते हैं अपने चैप्टर के तरफ। तो अब हुआ क्या कि विश्व जब दो हिस्सों में बट गया, तो अमेरिका और सोवियत संघ ये दो हिस्से हुए। सोवियत संघ समाजवादी राष्ट्र हुआ, अमेरिका लोकतांत्रिक पूंजीवाद की तरफ था। अमेरिका ने दो ग्रुप बनाए, नाटो और सीटो। इन दोनों ग्रुपों के तहत दुनिया भर के देशों को उन्होंने अपने पाले में करने का प्रयास किया। दोनों देश अब चलने लगे, अपने अपने पाले में सबको करने का प्रयास करने लगे। तो नाटो और सीटो इन्होंने बनाया। इसके जवाब में सोवियत संघ ने एक वारसा समझौता किया, वारसा पैक्ट। वारसा इज अ सिटी। कमेंट बॉक्स में बताइए वारसा किस देश में शहर है, जल्दी बताइए। तो वारसा समझौता से सोवियत संघ ने कोशिश किया कि हम ज्यादा से ज्यादा समाजवादी विचार वाले देशों को अपने खेमे में करें। यह हो गया दो गुट या दो ध्रुव, पोल, इसको इंग्लिश में कहते हैं पोल। तो दुनिया का दो हिस्सों में बट जाना ही द्विध्रुवता कहलाई, जिसमें एक ध्रुव लोकतांत्रिक पूंजीवाद के पास अमेरिका के नेतृत्व में था, और एक ध्रुव समाजवादी राष्ट्रों का सोवियत संघ के नेतृत्व में चल रहा था। क्लियर है, कोई डाउट नहीं है? अच्छा, आगे चलते हैं। शीत युद्ध, अब हुआ क्या, ये हो गया ठीक बात। अब शीत युद्ध के 5वें दशक में दोनों खेमों में दरार पड़ गई। मतलब जो गुट अमेरिका के अंडर था उसमें भी थोड़ा दरार दिखने लगा। उसमें भी फ्रांस जैसे देशों ने कहा कि हम एक अलग शक्ति बनेंगे, हम आपके पीछे क्यों चलें। दूसरा, जैसे फ्रांस एक स्वतंत्र शक्ति के रूप में उभरा। अच्छा, यूगोस्लाविया ने गुट निरपक्ष बने रहने का निर्णय किया। चीन और सोवियत संघ में मतभेद होने लगा। तो दोनों गुटों में जो देश थे वो अपने बॉस जो उनके थे अमेरिका और सोवियत संघ, उनसे मतभेद शुरू हो गया। इन घटनाओं ने द्विध्रुवता को बहुध्रुवता में परिवर्तन का आगाज किया। तो पहले दुनिया जो केवल दो ध्रुवों में बटी थी, अब ऐसा लग रहा था कि बहुत सारे पावर सेंटर्स होंगे। एक मैंने और चैप्टर आपको कराया, सत्ता के वैकल्पिक केंद्र, वो इसी की बात की भूमिका है। तो और पावर सेंटर्स दिखाई देने धीरे धीरे शुरू हो गए। सोवियत संघ का विघटन हुआ, कब हुआ? 1992 में। ठीक, 1991 में, एक्चुअली 91-92 दोनों साल मिलाकर। और जब ये विघटन हुआ तो फिर क्या हुआ? इकलौता महाशक्ति कौन बच गया? अमेरिका बच गया। और इसमें जो सबसे पहला स्टेप हुआ, 1961 में एक जर्मनी के बर्लिन में दीवार बनाई गई थी, जिसको कहा गया बर्लिन की दीवार। ठीक है, जिसकी चर्चा यहां पर की गई है। ठीक है, बर्लिन की दीवार ये 1961 में बनाई गई थी, जो शीत युद्ध का परिचायक थी। एक तरफ समाजवादी लोग थे, एक तरफ पूंजीवादी। इसको 1989 में 1989 में गिरा दिया गया, और वहीं से माना गया कि अब शीत युद्ध की समाप्ति हो गई। वहीं से माना गया कि जो दो हिस्सों में दुनिया बटी थी उसकी समाप्ति हो गई, और शीत युद्ध की समाप्ति के साथ दो ध्रुवता की भी समाप्ति हो गई, ऐसा माना गया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के वर्षों में विश्व दोनों महाशक्तियों के नेतृत्व में दो खेमों में बटा। ये दोनों देश अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए अपने अपने खेमों को सुगठित करने में लग गए। अमेरिका लोकतांत्रिक राष्ट्रों को नाटो और सीटो जैसे गठबंधन के माध्यम से अपने खेमों में ले आया, जबकि सोवियत रूस ने समाजवादी राष्ट्रों को वारसा समझौता से अपने ओर स्थापित किया था। लेकिन धीरे धीरे क्या हो गया, हमने अभी देखा कि धीरे धीरे फिर 5वें दशक में खेमों में दरार पड़ना शुरू हो गया, और दो ध्रुवता में परिवर्तन होना का आगाज हो गया। शीत युद्ध ने विश्व को दो खेमों में बांट दिया, इसे दो ध्रुवता का नाम दिया गया। तो जो दो खेमे बटे थे वो दो ध्रुवता थे।
5वें दशक के उत्तरार्ध में दोनों खेमों में दरार पड़ने लगे और फ्रांस का एक स्वतंत्र शक्ति के रूप में बढ़ने के निर्णय ने अमेरिकी खेमों को कमजोर कर दिया। इसी प्रकार यूगोस्लाविया द्वारा गुटनिरपेक्ष बने रहने के निर्णय, चीन और सोवियत संघ के मतभेद के कारण सोवियत खेमे में कमजोरी पड़ गई। तो दो खेमे थे, अमेरिका वाले खेमे में फ्रांस हल्ला मचाने लगा, सोवियत संघ वाले खेमे में यूगोस्लाविया बोला कि जो भारत गुटनिरपेक्ष आंदोलन कर रहा है हम उधर जाएंगे, हम किसी में नहीं रहेंगे। चीन और सोवियत संघ जो एक विचारधारा जैसे देश तो उसमें भी दरार पड़ गया। चीन और विश्व के अन्य भागों में कई सशक्त राज्यों के उदय ने 50 के दशक के प्रारंभिक वर्षों में विकसित दो ध्रुव व्यवस्था के तहत एक चुनौती प्रस्तुत कर दी थी। इस विकास ने अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था को दो ध्रुवता से बहुध्रुवता में परिवर्तित होने की प्रक्रिया का भी श्री गणेश किया था। यानी जो बाइपोलर वाला मामला था ये मल्टीपोलर हो गया। ठीक बात। तो बाइपोलैरिटी से मल्टीपोलैरिटी की तरफ चले गए। 70 के दशक में इसी को बहुध्रुवता या मल्टीपोलैरिटी का नाम दिया गया। आ गई बात समझ में। तो जो दो ध्रुव थे दुनिया, अब ये बाइपोलर की जगह मल्टीपोलर हो गई और 70 के दशक में दिखने लगा कि अब मल्टीपोलैरिटी पूरी दुनिया में अपना पैर जमा रही है। ठीक बात है। दोनों महाशक्ति और उनके खेमे में पहले की भांति ही काम करते रहे, परंतु इसी के समानांतर भारत, मिस्र, यूगोस्लाविया, चीन, फ्रांस, जर्मनी, जापान के रूप में शक्ति के केंद्रों का उदय हुआ। तो 70 के दशक से हुआ यह कि भाई दोनों खेमों में एक तरह की कंफ्यूजन तो पैदा हो गई, दोनों खेमों में एक समस्या तो पैदा हो गई, लेकिन इन खेमों के साथ साथ अभी वो काम कर रहे थे। लेकिन भारत, चीन, फ्रांस ऐसे देश भी तेजी से बढ़ रहे थे। 91 में सोवियत संघ के पराभव के साथ ही बहुध्रुवता एक ध्रुवता में बदल गई और अमेरिकी की शक्ति का अकेला केंद्र बन गया। तो 91 में सोवियत संघ लगभग गिर ढह गया। मिखाइल गोर्बाचेव के सुधार आए, आगे हम चर्चा करेंगे। और वहां से फिर अमेरिका एक अकेला सेंटर यानी कि यूनिपोलैरिटी, अकेला पावर का केंद्र बनकर उभर गया। यह चर्चा तो 1991 तक रही। अमेरिका के नेतृत्व में एक ध्रुवता के विकास में कई तत्वों का योगदान रहा, जैसे नाटो के अस्तित्व का जारी रहना। अब सवाल यह आता है कि अमेरिका जो लास्ट तक एक ध्रुवी शक्ति बना रहा, उसका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन यह रहा कि नाटो का कंट्रीब्यूशन। नाटो जो संगठन बना था जिसमें पश्चिमी यूरोप के देश और अमेरिका था, जिसमें यह कहा गया कि अगर किसी एक देश पर हमला होगा तो सभी पे हमला माना जाएगा, सभी मिलकर जवाब देंगे, यह मजबूत रहा, इसलिए अमेरिका खड़ा रहा। ठीक। सोवियत संघ का विखंडन, सोवियत संघ अपने आप में विखंडित हो गया तो वैसे ही अमेरिका एक शक्ति हो गया। वार्सा की समझौते की समाप्ति, विश्व राजनीति में सोवियत खेमों का पराभव, अमेरिका को चुनौती देने में रूस की असमर्थता, अमेरिका की शक्ति को रोकने में यूरोपीय संघ, जर्मनी, फ्रांस और चीन की असमर्थता, विश्व राजनीति में ब्रिटेन द्वारा अमेरिका का समर्थन, गुटनिरपेक्ष आंदोलन की कमजोरी और तीसरी दुनिया के देशों की आर्थिक निर्भरता तथा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अमेरिका का वर्चस्व, ये वो कारण हैं जिन कारणों से अमेरिका के नेतृत्व में अमेरिका एक ध्रुवी शक्ति बनके बना रहा। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आप ठीक से नोट डाउन कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा कि भाई ऐसा क्या कारण रहा कि सोवियत संघ के होते हुए जब दो ध्रुवता दुनिया में थी, उसके बावजूद अमेरिका एक महाशक्ति के रूप में एक ध्रुवता के माध्यम से एक महाशक्ति बन के खड़ा रहा। इसके क्या कारण हो सकते हैं, तो यहां आप अच्छे तरीके से इसका आंसर दे सकते हैं। ठीक है, इन पॉइंट्स के वजह से। परंतु 20वीं शताब्दी के अंतिम कुछ वर्षों में कुछ ऐसे विकास हुए जिनसे लगा कि एक बार फिर विश्व राजनीति में बहुध्रुवता का उदय हो रहा है। तो लास्ट में 90s का इरा और फिर 2005-10 तक खासकर कुछ ऐसी घटनाएं घटी कि लगा कि दुनिया में फिर से बहुध्रुवता आ रही है, एक ध्रुवता नहीं है। रूस, चीन, यूरोपीय संघ, भारत, जापान, G20 और कुछ अन्य इकाई, इसमें आसियान भी जोड़ लीजिए, ये कुछ ऐसी इकाइयां बनकर उभरी हैं जिसने विश्व राजनीति में ज्यादा सक्रिय भूमिका का निर्वाह किया और इसलिए ऐसा लगा कि एक बहुध्रुवता दिखाई दे रही है, केवल एक बॉस नहीं है, मल्टीपोलैरिटी दिखाई दे रही है। रूस और चीन, रूस और भारत, यूरोपीय संघ और भारत, चीन और भारत आदि राष्ट्रों के संयुक्त समूह ने अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था के बहुध्रुवीय स्वरूप में अपनी रुचि प्रदर्शित की। तो ये जो व्यवस्थाएं नई नई बन रही हैं, इसमें दिखाई दिया कि भाई ये जो देश हैं ये एक नई व्यवस्था चाहते हैं, ये एक नया व्यवस्था चाहते हैं। और वो व्यवस्था क्या होगी कि एक ध्रुव ना हो, मल्टीपोलैरिटी हो, बहुध्रुवता हो, पावर के कई सेंटर होने चाहिए। जून 2005 में चीन, भारत और रूस ने समान दृष्टिकोण विकसित करने तथा आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए संयुक्त प्रयास किए जाने की बात की। फिर 2006 में, जो 2009 से ठीक से और चला, ब्रिक की स्थापना हुई, है ना, जिसमें ब्राजील, रसिया, इंडिया और चाइना, ये 4 देश हुए। 2009-10 में फिर इसमें साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका जुड़ गया। ये ब्रिक्स बनकर आया सामने,
है ना। फिर आसियान की चर्चा तो हम करते ही हैं। तो ये कुछ ऐसे ग्रुप समूह बनकर आए जिससे क्या हुआ, जिससे आप देखेंगे कि जो पूरी दुनिया है इसमें एक बहुध्रुविता या मल्टीपोलरिटी की बात दिखाई पड़ी। यथार्थ में अमेरिका का जो प्रभुत्वकारी स्वरूप शीत युद्ध की समाप्ति के बाद के प्रारंभिक वर्षों में परिलक्षित हुआ वो हल्का पड़ने लगा। तो जो अमेरिका का प्रभुत्व या डोमिनेंस दिखाई पड़ रहा था वो धीरे धीरे हल्का होने लगा और लास्ट में सबसे बड़ा जो चोट अमेरिका को पहुंचा, क्योंकि इतना बड़ा चोट अभी किसी ने अमेरिका के 200-300 साल के इतिहास में दिया नहीं था, वो था 9/11 की घटना, यानी 11 सितंबर की घटना कि दुर्भाग्यपूर्ण घटना के बाद अमेरिका को भी यह महसूस हुआ कि आतंकवाद के विरुद्ध संयुक्त प्रयास किए जाने चाहिए। देखिए इसमें आगे हम डिटेल में मैं अभी आपसे चर्चा करूंगा। अमेरिका को पहले लगता था नहीं आतंकवाद क्या है, कुछ नहीं, क्योंकि उन्होंने पैदा किया था। जब घुस के खुद को मारा तब लगा कि हाँ आतंकवाद तो है और इसलिए अभी हम मिलकर प्रयास करना चाहिए। उसको पहली बार ये लगा कि हाँ हमें भी कोई ठोक सकता है, सीधी सी बात। अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, पेंटागन टावर और उनके कांग्रेस वाले बिल्डिंग पर हमला किया गया तो उनको यह महसूस हुआ कि भैया अब हमें इससे बचना चाहिए। तो यहाँ इनका धीरे धीरे क्या हो गया, इनका प्रभुत्व कम होने लगा और दुनिया में एक नई इकाइयों का अभ्युदय शुरू हुआ। पूरे विश्व राजनीति में नई इंटिटीज का जन्म होना शुरू हुआ। अब ये इंटिटीज का जन्म कैसे हुआ और उनकी क्या शक्तियां थी, इस पर थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। अब देखिए सन 1989 में बर्लिन दीवार के धराशायी होने के साथ ही विश्व राजनीति में एक नए युग की शुरुआत हुई। पहले बात तो ये बर्लिन दीवार को आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ये आपको हर जगह मिलेगा और ये 89 में बर्लिन दीवार जर्मनी में थी जो गिराई गई। तो एक नए युग की शुरुआत हुई। बर्लिन की दीवार शीत युद्ध की निशानी थी और इसके धराशायी होने से विश्व राजनीति के समीकरण बदल गए। क्यों बदल गए? क्योंकि जो एक स्मारक के तौर पर, एक मार्क के तौर पर था कि भाई ये बर्लिन की दीवार है, ये शीत युद्ध के स्मारक के रूप में देखी जाएगी, एक तरफ पूंजीवाद एक तरफ समाजवादी लोग, उसको हटा दिया गया। जर्मनी का इससे इसको बोलते हैं यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। ठीक बात। तो जर्मनी के एकीकरण के चलते 8 पूर्व यूरोपीय साम्यवादी देशों में सत्ता का परिवर्तन हो गया। तो जो साम्यवादी देश रहे, जो कम्युनिज्म को मानते थे, वो क्या हो गए, जो समाजवाद का और ऊपर का हिस्सा है, मतलब जो मानता है स्टेटलेस सोसाइटी या कुल मिलाकर जो संसाधनों के समान वितरण की बात करता है, वहां पर सत्ता का परिवर्तन हुआ और पूंजीवादी लोकतांत्रिक तरीके में जाने लगे। इसका कारण इन राज्यों में चलने वाला जन आंदोलन था जो साम्यवादी शासन को समाप्त करने के पक्ष में था। क्योंकि देखिए एक चीज आप समझ लीजिए, अभी मैं आगे चर्चा करूंगा कि भाई सोवियत संघ का भी विघटन क्यों हुआ और क्यों लोग इसके खिलाफ हो रहे थे। उसमें 2-3 समस्याएं थी। एक तो लोकतंत्र के अभाव के बिना ये शासन जो था वो निरंकुश और भ्रष्टाचार के हवाले हो चुका था। आगे बात समझ में, तो लोगों को ये लगता था कि नहीं भाई हमें इन चीजों से मुक्ति चाहिए, इसलिए ये शासन बदलना चाहिए। इसी के समानांतर सोवियत संघ में जन आंदोलन शुरू हो गए जिसका अंतिम परिणाम सोवियत संघ के विघटन के रूप में निकला। अब सोवियत संघ में क्या हुआ, जो 15 देश थे उसमें से बाकी 14 देश केवल पेपर पर थे, उनकी ना बात सुनी जाती थी, न कम्युनिस्ट पार्टी उनको कोई भाव देती थी, ना उनके जो अपने मूल्य थे उनको कोई वैल्यू मिलती थी। तो वहां पर भी क्या था, एक बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा था। अब अमेरिका शक्ति का एकल केंद्र रह गया और इसने द्विपक्षीयता या दो ध्रुवता का अंत कर दिया। अब इसमें अगर नई इकाइयों के अभ्युदय की बात करें तो इसमें राइज ऑफ रशिया की हम बात, यानी रूस का उदय, सोवियत समाजवादी गणराज्य की स्थापना सन 1917 में बोल्शेविक क्रांति से हुई, जिसको हम क्या बोलते हैं, रशियन रिवॉल्यूशन। ये 1917 में हुई। लेनिन और स्टालिन दो महत्वपूर्ण नेताओं के नाम आपने सुने ही हैं। तो 1917 के बाद ये सोवियत संघ वाली कंसेप्ट बाहर निकल कर आई। बोल्शेविक क्रांति पूंजीवाद के विरुद्ध थी। इसका उद्देश्य समानता और सामाजिक संपत्ति पर आधारित समाज का निर्माण करना था। तो इसमें क्या था, समाजवाद। इसमें क्या था, जो बोल्शेविक क्रांति थी वो कौन कौन से प्रमुख पहलू थे, समाजवाद, कल्याणकारी राज, संसाधनों का समान वितरण, ये सब इसमें शामिल था। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट सोवियत संघ के कैरेक्टरिस्टिक्स थे। ठीक है, अच्छा,
फासीवाद नियंत्रण में विद्यमान तमाम पूर्वी यूरोपीय राष्ट्रों को सोवियत संघ ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान स्वतंत्रता दिलाई और सोवियत संघ ने कई सारे राष्ट्रों को उसमें आजादी भी दिलाई और युद्ध के बाद ये देश भी सोवियत संघ के प्रभाव में आ गए। सोवियत संघ के बढ़ते प्रभाव को रोकने के उद्देश्य से अमेरिका ने साम्यवाद के परिसीमन यानी कंटेनमेंट ऑफ कम्युनिज्म की नीति का अनुसरण किया। अमेरिका ने देखा कि भाई ये साम्यवाद तो बहुत तेजी से फैल रहा है, सोवियत संघ सबको अपने ग्रुप में खींच रहा है, तो इसके रोकने के लिए उन्होंने क्या किया, कंटेनमेंट ऑफ जिसको कहते हैं कम्युनिज्म को रोकने के लिए उन्होंने कई नीतियां बनाई, फिर नाटो सीटो इस तरह के गठबंधन किए। लेकिन अब ये जो नई इकाइयों का अभ्युदय था, इसका कारण क्या रहा ये देख लीजिए, क्योंकि सोवियत व्यवस्था क्या हो गई, जड़ता का शिकार हो गई थी। शस्त्रों की दौड़ में सोवियत संघ अमेरिका के समकक्ष था, परंतु इस समकक्षता को बनाए रखने के लिए सोवियत संघ को काफी धन व्यय करना होता था। यह जनमानस की राजनीतिक और सामाजिक तथा राजनीतिक आकांक्षाओं को पूरा करने में विफल रहा। सन 1979 में अफगानिस्तान पर सोवियत आक्रमण ने सोवियत अर्थव्यवस्था को और कमजोर कर दिया और इसे जनता तक पहुंचा दिया। यानी कि जब अफगानिस्तान में हस्तक्षेप किया सोवियत संघ ने, तो इसका जो एक्स्ट्रा खर्च था, उसका जो बर्डन था, वो लोग समझने लगे और जनता को भी समझ में आ गया कि अर्थव्यवस्था खराब हो रही है। उपभोक्ता वस्तु और खाद्य पदार्थों की कमी एक आम बात हो गई। खाद्यान्न का भारी मात्रा में आयात करना पड़ा और इसने सोवियत अर्थव्यवस्था को ध्वस्त कर दिया। यानी हम देख रहे हैं कि किस तरह सोवियत अर्थव्यवस्था खत्म होगी तो नए शक्तियों का उदय होगा। फिर आगे क्या कदम हुआ, सोवियत संघ का विघटन। ये रूस के उदय में हम सारा प्रोसेस देख रहे हैं। तो सोवियत संघ का विघटन जब हुआ तो सामान्यतः यह मानना है कि सोवियत आर्थिक और राजनीतिक संस्थाओं की आंतरिक कमजोरी, आर्थिक जड़ता, एक अनुत्तरदायी राजनीतिक व्यवस्था, इन तत्वों के कारण जो है सोवियत संघ का विघटन माना गया। यानी आप कह सकते हैं जिसको कह सकते हैं कि आप एक तरह से जो आर्थिक और इनके राजनीतिक इंस्टीट्यूशन से, पॉलिटिकल इकोनॉमिक जो इंस्टीट्यूशंस थे वो वीक हो गए, कमजोर हो गए। सो वीकेनिंग ऑफ पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस, आर्थिक रूप से दबाव था, ये तो आपको पता ही है। दबाव क्या था, बहुत सारा पैसा शस्त्र निर्माण और युद्ध में खर्चा करना पड़ रहा था। और पॉलिटिकल संस्थाएं क्यों कमजोर हो गई, राजनीतिक संस्थाएं क्यों कमजोर हो गई, क्योंकि संसद नहीं रह गई, कोई चुनाव नहीं था, ठीक, तो इनकी कमजोरियां थी। उसके बाद क्या था, अनुत्तरदायी राजनीतिक व्यवस्था, अनआंसरेबल ठीक पॉलिटिकल सिस्टम। ठीक बात, ये सारे ऐसे कुछ रीजन थे जो सोवियत संघ के विघटन का एक प्रमुख कारण बनते चले जा रहे थे। ठीक है, आ गई बात समझ में। बाकी तो जो गोर्बाचेव के सुधार थे वो इमीडिएट रीजन तो बने ही। मोटे तौर पर सोवियत संघ के विघटन के निम्नलिखित कारण बताए जा सकते हैं। पहला, आर्थिक जड़ता यानी इकोनॉमिक स्टेग्नेशन। इकोनॉमिक स्टेग्नेशन का मतलब, जड़ता का मतलब क्या होता है, जब आप ये मान के चलिए कि वहां पर कोई आर्थिक प्रगति ना हो, कोई आर्थिक डेवलपमेंट या इकोनॉमिक डेवलपमेंट या ग्रोथ हो ही ना। तो सोवियत संघ का एक प्रमुख उद्देश्य शीत युद्ध की राजनीति में अमेरिका की समकक्षता प्राप्त करना था। अब सोवियत संघ क्या था, कहने को तो वो वेलफेयर स्टेट के तौर पे था, लेकिन कल्याण करने के बजाय, राज्यों का हित करने के बजाय असली उद्देश्य क्या रहता था, अमेरिका के बराबर में खड़ा रहे, अमेरिका को चुनौती देता रहे। इसके निमित्त इसने भारी मात्रा में सैनिक और परमाणु क्षमता का संग्रहण करना पड़ा। तो न्यूक्लियर हथियार उत्पन्न करना, सैन्य शक्ति को बढ़ाना, इसी सब चीजों में अपना ध्यान केंद्रित करता रहा। सोवियत संघ की बाध्यता थी कि पूर्वी यूरोप के अपने समर्थ राष्ट्रों और विशेष रूप से 5 मध्य एशियाई राष्ट्र की सुरक्षा के लिए सैनिक क्षमता बनाए रखना सोवियत संघ की मजबूरी थी। तो बहुत सारे मध्य एशियाई देश जो सोवियत संघ में थे, इनको बचा के रखना, और पूरी यूरोप से लगे जो देश थे जो सोवियत संघ के अंदर थे, उनसे बचा के रखना एक तरह से सोवियत संघ का ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी रहता था। बहुत सेना लगाना पड़ता था। सोवियत समर्थक राष्ट्रों को यह लगने लगा कि पूंजीवादी व्यवस्था एक बेहतर व्यवस्था है, और इस मानसिकता ने उन्होंने मनोविज्ञान को प्रभावित किया और राजनीतिक व्यवस्था से उनकी आस्था को कम किया। क्योंकि देखिए, जो सोवियत संघ के गुट में भी देश थे, उनको लगता था यार हम पूंजीवाद की तरफ अगर नहीं जाएंगे तो हमें नई तकनीक नहीं मिलेगी, हमें नया कम्युनिकेशन नहीं मिलेगा, हमें नए तरीके की टेक्नोलॉजी से हाथ धोना पड़ेगा। तो वो भी धीरे धीरे अब क्या हो रहा था, सोवियत संघ का हिस्सा छोड़ रहे थे। दूसरा था राजनीतिक और प्रशासनिक जड़ता, पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेग्नेशन। 2 तरह की मुख्य कमजोरियां थी। इसीलिए जब गोर्बाचेव ने सुधार किया तो 2 किया, ग्लासनोस्त
और पेरेस्ट्रोइका। तो एक सुधार जो था वो आर्थिक जड़ता को खत्म करने के लिए था और एक प्रशासनिक राजनीतिक जड़ता जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो सोवियत संघ राजनीतिक और प्रशासकीय जड़ता से ग्रसित था। क्यों ग्रसित था? क्योंकि एक ही वहां पर दल था, साम्यवादी दल या कम्युनिस्ट पार्टी। ये क्या करती थी? ये किसी और की सुनती नहीं थी। जो उसके मेंबर होते थे उसको विशेष क्या मिलता था, विशेष तरह के एक तरह से उनको प्रेफरेंस मिलता था या विशेष रूप से उनको सहूलियत मिलती थी। बाकी लोगों की कोई सुनता नहीं था। न कभी चुनाव होते थे, न जनता के बीच में उनको कभी जवाब देना पड़ता था। ये कारण था। ये साम्यवादी दल है, ठीक है। साम्यवादी दल जनमानस के मन में विश्वास और आस्था भरने में असमर्थ रहा। जनमानस ने राजनीतिक व्यवस्था में अपना विश्वास खो दिया। खास करके सोवियत संघ में 15 देश थे, तो उसमें रूस के अलावा बाकी 14 देशों को लगता था कि भाई साम्यवादी दल तो उनकी बात सुन ही नहीं रहा है। उस पार्टी में एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता था पोलिट ब्यूरो। पोलिट ब्यूरो, ये जो पोलिट ब्यूरो होता था इसमें ज्यादातर सदस्य रूस के हुआ करते थे जो डिसीजन लेने वाले थे। जनमानस ने राजनीतिक व्यवस्था में अपना विश्वास खो दिया। फिर आया जो ये सोवियत संघ के विघटन का कारण निकल के आया गोर्बाचेव की भूमिका, यानी रोल ऑफ गोर्बाचेव। तो सोवियत संघ के विघटन में कदाचित गोर्बाचेव की सुधारवादी नीति ने सबसे बड़ी भूमिका निभाई। अब देखिए 1985 के आसपास गोर्बाचेव जो है वो सोवियत संघ की राजनीति में मुख्य रूप से सक्रिय हुए। ये जब आए तो उन्होंने महसूस किया कि भाई इनकी विचारधारा ही अलग थी। उनकी विचारधारा था कि नहीं, भले ही वो साम्यवादी दल के महासचिव रहे और कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े रहे, लेकिन इनको लगता था कि नहीं, ये जो पूरा सिस्टम चल रहा है ये बहुत ठीक नहीं चल रहा है। लोकतांत्रिक पद्धति होनी चाहिए, सबको अधिकार मिलना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, नई टेक्नोलॉजी, नई सूचना क्रांति, नए तरह के नवाचार, इनोवेशन, ये सारी चीजें जरूरी है। अगर हम इसको नहीं अपनाएंगे तो हम विश्व में पीछे रह जाएंगे। आर्थिक स्थिति उन्होंने देख लिया कि बहुत खराब हो रही है। बहुत सारा पैसा सैन्य उपकरण पे, सेना जुटाने में और इन चीजों पर खर्च करना पड़ रहा है। ये हमारे लिए कहीं ना कहीं बहुत घातक होने जा रहा है। दूसरा, उन्होंने देखा प्रशासन और राजनीति एकदम खराब हो चुकी है। न कोई अधिकारी काम करने को तैयार है, भ्रष्टाचार व्याप्त है। तो इन्होंने व्यापक स्तर पर सुधार करने की कोशिश की, लेकिन जो ये सुधार थे ये उन नीतियों के और विचारधारा के खिलाफ थे जिस पर सोवियत संघ टिका था। क्योंकि सोवियत जो ग्रुप था वो बना ही पूंजीवाद विचारधारा पे था, और उसी को छोड़ के अगर आप आगे बढ़ेंगे, समाजवादी विचारधारा पे था, उसी से अगर आप समझौता करेंगे तो सोवियत संघ रह कहा गया, इसलिए विघटन हुआ। तो गोर्बाचेव अर्थव्यवस्था में सुधार लाने, राजनीतिक व्यवस्था में लोकतंत्रीकरण, प्रशासन के व्यतिक्रमों को समाप्त करने और पश्चिम के संदर्भ में विद्यमान अंतराल को कम करने के लिए पेरेस्ट्रोइका तथा ग्लासनोस्त, जिसका अर्थ है पुनर्रचना और खुलापन होता है, ये नीति लागू की। अब पेरेस्ट्रोइका का मतलब क्या था? पुनर्रचना, यानी जो आपका प्रशासनिक तंत्र है, जो राजनीतिक तरीका है, उस सब को रिफॉर्म करो, उस सब को फिर से बनाओ, उस सब में फिर से चेंजेस करो। ये ठीक नहीं है, जड़ता का स्वीकार हो चुके हैं, इसको फिर से क्या करें? रिवाइव करें। दूसरा, खुलापन, यानी जो साम्यवादी और समाजवादी में क्या होता है, इन सरकारों में जो अर्थव्यवस्था होती है वो बंद अर्थव्यवस्था होती है, वो दुनिया से व्यापार नहीं करती, वो अपने आप में ही अपने संसाधनों का इस्तेमाल करके आगे बढ़ती है। उन्होंने कहा नहीं, हम अपनी अर्थव्यवस्था को दुनिया के लिए खोलेंगे, हम जो पूंजीवादी देशों के पास भी तकनीक है, जो उनके पास व्यवस्थाएं हैं, उसका इस्तेमाल भी करेंगे, उसको लेकर भी आगे बढ़ेंगे। तो ये दो बड़े स्तर के इन्होंने पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्त जैसे सुधार की घोषणा की, और इन्होंने फिर भूमिका निभाई सोवियत संघ के विघटन में। तो गोर्बाचेव द्वारा प्रतिपादित नीतियां अपने स्वरूप में सही थी, परंतु इससे सोवियत संघ की परंपरागत व्यवस्था धराशायी हो गई। अब जाहिर सी बात है ना, एकदम से जो सिस्टम चल रहा था उसमें उन्होंने चाबी उल्टी घुमा दी, तो व्यवस्था तो धराशायी होनी थी। अच्छा, जो अधिकारी, जो बड़े बड़े लेवल पर स्तर पर बैठे हुए लोग थे, जो मजा लूट रहे थे इस व्यवस्था का, वो असहयोग करेंगे, तो इसलिए भी संभव नहीं था। सोवियत संघ का साम्यवादी दल भी असंतुष्ट हो गया। अभी मैंने आपको बताया, तो जो कम्युनिस्ट पार्टी थी सोवियत संघ की, वो भी इससे कहीं ना कहीं असंतुष्ट हो गए। उनको भी लगा कि नहीं, ये तो गलत हो रहा है। उसे लगा कि ये सुधार उन्हें नजरअंदाज करके किए जा रहे हैं। तो सोवियत संघ की जो कम्युनिस्ट पार्टी थी, उनको लगा कि नहीं नहीं, ये जो सुधार की बात की जा रही है इसमें हमारा कोई रोल नहीं है, हम इससे सहमत नहीं है, इसलिए हम इसको ठीक नहीं मानते। और उन लोगों ने भी कोऑपरेट करने से एक तरह से मना कर दिया। शासक, विशिष्टजन तथा जनमानस के बीच गोर्बाचेव की भूमिका को लेकर विवाद की स्थिति पैदा हो गई। गोर्बाचेव की महत्वाकांक्षी योजनाओं के चलते सोवियत संघ विखंडन का स्वीकार हो गया। तो एक तरह से जो शासक वर्ग था,
जो राजनीतिक बड़ा दर था, जो वर्ग था, जो निर्णय लेने वाले लोग थे, वो सब इनसे एक तरह से नाखुश हो गए, एक तरह से नाराज हो गए, और उसकी स्थिति ये हुई कि फिर कोऑपरेट नहीं हो पाया और पूरा जो सिस्टम था वो धड़धड़ा के धराशायी होना शुरू हो गया। उसके बाद एक कारण और दिखाई पड़ता है, राष्ट्रवाद का उदय और सोवियत गणराज्य द्वारा संप्रभुता की आकांक्षा, यानी सोवियत संघ के विघटन की अगर मैं चर्चा करूं तो एक कारण ये भी लगता है कि जो बाकी के देश थे, मैंने अभी आपको बताया ना कि भाई 15 देश थे मान लीजिए, इसमें से 14 देशों को यह लगता था सोवियत संघ के कि उनकी तो उपेक्षा हो रही है, हम सोवियत संघ में अपना सब कुछ, अपनी संप्रभुता सोवियत संघ पर लगा रहे हैं कि ठीक है सोवियत संघ जो मिलकर करेगा वही हमारे देश का भाग्य होगा, लेकिन हमें मिल क्या रहा है, हम तो उपेक्षित हो रहे हैं। तो उनको लगा कि नहीं, हमारे अंदर भी राष्ट्रवाद है, हम भी अपना एक अलग देश बना सकते हैं, हम अलग अपने निर्णय ले सकते हैं, हम इनके पीछे क्यों लगे। तो उन देशों में राष्ट्रवाद का उदय हो गया और जो संप्रभुता है उसकी भी आकांक्षा हो गई। संप्रभुता मतलब क्या होता है, जब आप अपने निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हो, जब आप अपने आंतरिक और बाहरी निर्णयों किसी के प्रभाव में न ले रहे हो, यह संप्रभुता कहलाती है। तो उन 14 देशों को भी लगा कि नहीं नहीं भाई, हमारी बात तो यहां विशेष रूप से कुछ सुनी नहीं जा रही, इसलिए हमें अब संप्रभुता की जरूरत है, हम अब किसी के अंडर काम नहीं करेंगे। तो सोवियत संघ के विखंडन का एक और प्रमुख कारण तमाम सोवियत गणराज्यों में राष्ट्रवाद की भावना और संप्रभुता की आकांक्षा थी। रूस, इस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, यूक्रेन, जॉर्जिया, ये सब इसी में गड़ रहा था। आज यूक्रेन और रशिया में जो युद्ध हो रहा है, ये यूक्रेन भी कभी उसी का पार्ट था, और क्रीमिया भी था, तो क्रीमिया को लेकर बहुत सारा युद्ध भी देखा गया। तो ये सारे देशों ने कहा कि नहीं, हम भी एक गणराज्य अलग बनेंगे। फिर क्या हुआ, पिछड़े केंद्रीय एशियाई राज्यों से मुक्ति की इच्छा, पिछड़े केंद्रीय एशियाई गणराज्यों से मुक्ति की इच्छा। तो जो सेंट्रल एशिया के जो गणराज्य थे वो भी चाहते थे कि भाई हम तो और ज्यादा पिछड़े हुए हैं, हमें मुक्त होने की जरूरत है। तो समय बीतने के साथ राष्ट्रवादी भाव केंद्रीय एशियाई गणराज्य, यानी जो मध्य एशिया के देश थे, सेंट्रल एशिया के, उनको भी चरम स्थिति पर पहुंच गया। अजरबैजान, उज्बेकिस्तान, बहुत सारे उसी में थे ना। इसे सोवियत संघ का यूरोपीय और बाल्कन भाग कहा जाता है। इसमें रूस, जॉर्जिया, ये सब सारे भी देश शामिल थे, है ना। यहां लोगों को महसूस हुआ कि महत्वहीन केंद्रीय एशियाई गणराज्यों के लिए उन्हें अब भारी कीमत चुकानी पड़ रही है। अब देखिए, जो रूस, जॉर्जिया जैसे भी देश थे, उन देशों को भी लगा कि यार ये जो सेंट्रल एशिया के देश हैं, जिनकी रक्षा में हमें बहुत सारा पैसा खर्चा करना पड़ता है, जिनको एक साथ लेने के लिए हमें बहुत कीमत चुकानी पड़ रही है, उसको हम क्यों ढोएं, तो क्यों ना हम अलग ही हो जाएं, इनको छोड़ दें, ये भी अलग हो जाए। तो केवल ऐसा नहीं कि उन 14 देशों ने ही अलग होने की बात कही, रूस के लोगों में भी ये भावना आ गई कि भैया अब ये एक साथ ढोने का कोई मतलब नहीं है। तो यहां एक कारण ये भी रहा था जिसको आप ध्यान रखेंगे। इस मानसिकता ने सोवियत संघ के विघटन की इतिश्री कर दी। तो ये सारे कारण आप विशेष रूप से देख रहे थे। अच्छा, अब इसमें अगर आप गोर्बाचेव और सोवियत संघ के विघटन को मिलाएं तो गोर्बाचेव 1980 के दशक के मध्य में सोवियत साम्यवादी दल के महासचिव बने। पश्चिम के देशों में सूचना और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में क्रांति हो रही थी और सोवियत संघ को इसकी बराबरी में लाने के लिए सुधार जरूरी हो गए थे। गोर्बाचेव को महसूस हुआ भाई कि जो पश्चिम या वेस्टर्न कंट्रीज हैं वहाँ बहुत सारे तकनीकी सुधार हो रहे हैं, टेक्निकल एडवांसमेंट हो रहे हैं, तो हमें भी कहीं ना कहीं इस तरह के तकनीकी सुधार का हिस्सा बनना चाहिए। उसके बाद मैंने अभी आपको बताया कि प्रशासनिक और राजनीतिक जड़ता तो हो ही गई थी, तो उनको लगा हमें इससे भी बाहर निकलने की जरूरत है, ऐसे तो हम बिल्कुल डेवलपमेंट अपना नहीं कर पाएंगे, ये गोर्बाचेव को लगता था। तो इसलिए उन्होंने इस सुधारों की गुंजाइश की। गोर्बाचेव ने देश के अंदर आर्थिक राजनीतिक सुधार और लोकतंत्रीकरण की नीति अपनाई। तो मैंने आपको बताया ना, दो तरह के सुधार, ये आप ध्यान रखिएगा, जो गोर्बाचेव के सुधार थे वो दो बिंदुओं पे थे। एक आर्थिक, या जिसको आप बोलते हैं इकोनॉमिक रिफॉर्म, और एक प्रशासनिक। ठीक है, या राजनीति, इसको बोलेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव। तो यहां इन्होंने किया ग्लासनोस्त, जिसका मतलब होता है खुलापन, इकोनॉमी को खोलिए, अर्थव्यवस्था को खोलिए। और यहां इन्होंने किया पेरेस्ट्रोइका। ठीक, ये दो महत्वपूर्ण चीजें यहां पर देखने को मिली थी। तो इन सुधार नीतियों का कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं के द्वारा विरोध किया गया। क्यों विरोध किया गया मैंने आपको भी बताया, क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं की जो मौज मस्ती थी वो खत्म हो गई, जो बिना कोई उत्तर दिए पूरे पावर को एंजॉय करने की सुविधा मिली हुई थी वो खत्म हो गई, है ना। और उनको लगा कि उनसे बिना पूछे एक विचारधारा का शिफ्ट किया जा रहा है।
ठीक है। सोवियत संघ प्रशासनिक और राजनीतिक दृष्टि से गतिरुद्ध हो चुका था। सोवियत संघ पर साम्यवादी दल ने लगभग 70 वर्ष का शासन किया और अब यह दल जनता के प्रति जवाबदेह नहीं रह गया था, कोई आंसरेबिलिटी नहीं थी। जो एक कल्याणकारी राज्य होने के दावे के साथ शासन में आया था, कहीं ना कहीं वो उससे भटक चुका था। गतिरुद्ध प्रशासन, भारी भ्रष्टाचार और अपनी गलतियों को सुधारने में व्यवस्था की अक्षमता और देश की विशालता के बावजूद सत्ता का केंद्रित होना, इन सारी बातों के कारण आम जनमानस व्यवस्था से अलग थलग पड़ गया। तो लोगों को लगता था कि नहीं, न तो उनकी बात सुनी जा रही है, न शासन में कोई पारदर्शिता दिखाई पड़ रही है, भ्रष्टाचार एकदम अपनी सीमा को लांघ चुका है। ये सारी चीजें जब लोगों ने देखी तो लोगों में एक असंतोष की भावना पनपने लगी। इससे भी बुरी बात यह थी कि साम्यवादी दल के अधिकारियों को आम नागरिकों से ज्यादा विशेषाधिकार मिले हुए थे। मैं वही बता रहा था ना कि जो प्रिविलेज ये जी रहे थे, वो प्रिविलेज कहीं ना कहीं खत्म होता दिखाई पड़ रहा था, इसलिए वो ज्यादा परेशान थे। लोग अपने को राज व्यवस्था और शासकों से जोड़कर नहीं देख पा रहे थे और सरकार का जनाधार खिसकता चला जा रहा था। ठीक, अब ये क्या हुआ, ये सारे कंडीशंस ने मिलजुल कर किस चीज को जन्म दिया? सोवियत संघ का विघटन, यानी डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन। ठीक बात, सोवियत संघ का क्या हो गया? विघटन हो गया। ठीक, यानी जो सोवियत अर्थव्यवस्था थी उसने क्या किया, अपने आप को समाजवाद से पूंजीवाद के सुधारों की तरफ ले गई। जो राष्ट्र थे उसमें, जो उनके साथ जुड़े हुए देश थे, उनमें राष्ट्रवाद की भावना आ गई, उनमें अपनी संप्रभुता लाने की भावना आ गई, इसलिए वो अलग होने लगे। रूस और जॉर्जिया जैसे देशों को भी लगा कि मध्य एशियाई देशों के लिए कीमत चुकानी पड़ रही है, तो हमें अलग हो जाना चाहिए। ये सारी घटनाएं, और इसके अलावा जो है जो इमीडिएट कारण बड़ा ग्लासनोस्त और पेरेस्ट्रोइका, जो गोर्बाचेव सुधार लेकर आए, ये सारी चीजों ने मिलकर एक तरह से कम्युनिस्ट पार्टी का असंतुष्ट हो जाना, सोवियत संघ के विघटन की पटकथा को लिख दिया और सोवियत संघ का डिसइंटीग्रेशन या विघटन हो गया। चलिए, एक कहानी आ गई और अमेरिका जो है एक तरह से एक महाशक्ति, अकेला महाशक्ति बनकर बच गया। अब जो जिस बात को हम कह रहे थे कि नई इकाइयों का अबूद है, तो अब यहां पर रूस जो है सोवियत संघ के उत्तराधिकारी राज्य के रूप में, यानी आप कह सकते हैं कि सक्सेसर स्टेट ऑफ द सोवियत यूनियन बनकर उभरा। पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्त के प्रभाव के तहत सोवियत व्यवस्था में आए बदलाव के कारण देश में अस्थिरता का वातावरण विकसित हो गया। सोवियत सरकार कमजोर हो गई। इस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया ने सोवियत संघ से अलग होने की घोषणा की। सोवियत संघ के अन्य गणराज्यों ने भी स्वतंत्रता की घोषणा की और अगस्त 1991 में मिखाइल गोर्बाचेव की सरकार के विरुद्ध विद्रोह हुआ। विद्रोह असफल रहा, परंतु इससे एक बात स्पष्ट हो गई कि सोवियत व्यवस्था अब सक्षम नहीं रही। तो ये वो प्रोसेस की बात हो रही है कि कैसे डिसइंटीग्रेशन हुआ। तो सारे देश में विद्रोह हो गया, सभी ने गोर्बाचेव का विरोध किया, कई देशों ने अपने आप को अलग स्वतंत्र घोषित कर दिया। सोवियत संघ के सभी गणराज्य अगस्त 1991 में स्वतंत्रता घोषित कर दी। सभी ने कहा कि हम अलग हो गए। रूस पूर्व सोवियत संघ का उत्तराधिकारी राज्य बन गया। जैसे ही सभी देशों ने कहा कि अब कोई सोवियत यूनियन नहीं, हम अलग हो गए, तो सोवियत संघ का जो उत्तराधिकारी सक्सेसर बना वो रूस हो गया। ठीक, और जो बाकी देश जिन्होंने अपने आप को अलग घोषित किया था, उन्होंने अपना स्वतंत्र राष्ट्रमंडल बनाया। कॉमनवेल्थ, जैसे इंग्लैंड से स्वतंत्र हुए देशों ने कॉमनवेल्थ बनाया है, जिसमें भारत भी है। इसी तरह सोवियत संघ से अलग होकर अपने आप का स्वतंत्र गणराज्य बनाने वाले देशों ने कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट बनाया। और जॉर्जिया में तो अपने घर के अंदर ही गृह युद्ध शुरू हो गया, तो सभी देश अलग हो गए। और सबसे खास बात, रूस को परमानेंट मेंबरशिप मिली किसकी? सिक्योरिटी काउंसिल की। संयुक्त राष्ट्र संघ में जो सुरक्षा परिषद होता है, जिसमें 5 स्थायी सदस्य होते हैं, तो पहले उसमें सोवियत संघ भी एक सदस्य था। सोवियत संघ, अमेरिका, चीन, ब्रिटेन, है ना, फ्रांस, ये 5 देश थे। तो अब वहां पर सोवियत संघ के जगह पर रूस को मिली, इसलिए रूस को सोवियत संघ का उत्तराधिकारी हम इस नाते भी कह सकते हैं। तो ये बातें बिल्कुल ध्यान में रखनी है आपको। आर्मीनिया और अजरबैजान के स्थानीय युद्ध के शिकार हो गए। अभी अजरबैजान, आर्मीनिया, ये सारे उसमें शामिल थे। रूस और जॉर्जिया में तनाव पैदा हो गया। अब ये रूस और जॉर्जिया, जो जिनको ये लगता था कि भाई मध्य एशियाई देशों को हम ढो रहे हैं, उनमें भी तनाव हो गया। जॉर्जिया में तो वैसे ही गृह युद्ध चल रहा था। पूर्व सोवियत संघ के 3 गणराज्यों ने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया कि वे परमाणु क्षमता से संपन्न हैं। ये इंपॉर्टेंट बात थी। पहले सोवियत संघ परमाणु क्षमता को लीड कर रहा था, अब सोवियत संघ के ही 3 गणराज्यों ने बोल दिया कि हम खुद परमाणु समर्थ देश हैं और हमारा अपना परमाणु हथियार हमारे पास है। पूर्व सोवियत संघ के 6 केंद्रीय एशियाई गणराज्यों ने अपने को इस्लामी घोषित कर दिया। सन 92 में ईरान, टर्की, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से जुड़ गए और उन्होंने आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना की। ठीक,
तो इकोनॉमिक कोऑपरेशन काउंसिल। तो जो 6 केंद्रीय एशियाई गणराज्य थे वो क्या किया, उन्होंने अपने आप को इस्लामिक राष्ट्र घोषित करके अफगानिस्तान और पाकिस्तान, तुर्की से जुड़ गए। रूस पूर्व सोवियत संघ का उत्तराधिकारी राज्य बन गया और ये पूरी जो प्रोसेस थे उससे आप नई इकाइयों के उदय में रूस के उदय के रूप में पूरा देख सकते हैं। इसे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी स्थान दिया गया। अभी मैंने आपको बताया रूस की आंतरिक समस्याओं विशेष रूप से आर्थिक ने इस अमेरिका तथा पश्चिमी यूरोप के राष्ट्रों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखने को बाध्य कर दिया। यह बात ठीक थी। रूस जो कि सोवियत संघ को पहले लीड करता था, सारी आर्थिक जड़ता का सबसे बड़ा प्रभाव उस पर भी था। रूस को बहुत बड़ी चुनौती थी। तो रूस में जो आर्थिक समस्याएं थी, जो रूस पर बर्डन था, उसने विवश किया कि वो अमेरिका और यूरोपियन देशों से भी अपना संबंध बनाए। वास्तव में आर्थिक सहायता के लिए उन पर आधारित हो गया। बोरिस येल्सिन, क्योंकि गोर्बाचेव के बाद एक तरह से आप कहें तो जो गोर्बाचेव थे वो सोवियत संघ के राष्ट्रपति के रूप में थे। बोरिस येल्सिन जो थे वो रूस के पहले राष्ट्रपति के रूप में आए। बोरिस येल्सिन के नेतृत्व में रूस ने अमेरिका और अन्य पूंजीवादी विकसित देशों से आर्थिक सहयोग लेने की शुरुआत की। 1993 में G7 ग्रुप जो बना, उसने रूस को स्थिर बनाने के लिए $43 बिलियन के ऋण प्रदान करने की घोषणा की। ठीक है, तो 1993 में G7 ग्रुप बना और रूस को जो है एक तरह से $43 बिलियन के ऋण देने की घोषणा की गई थी। अब अगर आप एक बार इस विखंडन को बहुत टाइमलाइन के हिसाब से देखने का प्रयास करें तो 1985 में मिखाइल गोर्बाचेव सोवियत कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव पद पर आसीन हुए और सोवियत व्यवस्था में सुधार की प्रक्रिया शुरू हुई। देखिए अब ईयर वाइज जरा सा एक बार आप देख लीजिए, मैंने समराइज कर दिया आपके लिए। तो 1985 में क्या हुआ, ये पूरी सुधार की प्रक्रिया शुरू हुई क्योंकि गोर्बाचेव जो है कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव के रूप में आए और वो सेंटर में आने लगे। 1988 में जो लिथुआनिया था, उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन की शुरुआत की और क्रमशः इस्टोनिया और लातविया में इसका प्रसार हुआ। तो ये सारे देश मिले हुए थे सोवियत संघ में, लेकिन इनके अंदर अब अलग स्वतंत्रता की मांग होने लगी। 1990 में गोर्बाचेव द्वारा संसद से बहुदलीय व्यवस्था लागू करने का आग्रह हुआ। अब देखिए गोर्बाचेव ने क्या चाहते थे, मैंने अभी आपको बताया था ना कि जो पेरेस्ट्रोइका थी वो प्रशासनिक और राजनीतिक सुधार की बात उसमें की गई थी। तो उसमें ये बोला गया कि जो एक दल केवल कम्युनिस्ट पार्टी वाला है उसको हटाकर अब मल्टी पार्टी सिस्टम लाया जाए। 1990 में सोवियत गणराज्यों में सबसे पहले लिथुआनिया द्वारा स्वतंत्रता घोषित की गई। तो जो 15 स्टेट थे सोवियत संघ में, उसमें सबसे पहले लिथुआनिया ने कहा कि हम अब स्वतंत्र हैं, हम आपके साथ नहीं रहेंगे। 1990 में रूस की संसद द्वारा सोवियत संघ से अलग होने की घोषणा कर दी गई। तो रूस के संसद ने भी कह दिया कि हम भी अब सोवियत संघ से अपने आप को अलग करते हैं। 1991 में बोरिस येल्सिन राष्ट्रपति बने रूस के। 1991 में कम्युनिस्ट पार्टी के अनुदार तत्वों द्वारा गोर्बाचेव के विरुद्ध क्रांति का आयोजन किया गया। 1991 में इस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया संयुक्त राष्ट्र के सदस्य बन गए। पहले क्या था, सोवियत संघ इकलौता सदस्य था, वही सबको रिप्रेजेंट करता था। अब सब अलग हो गए तो ये देश भी उनके सदस्य बनने लगे। 1991 में स्वतंत्र राष्ट्रों का कॉमनवेल्थ बना, मतलब कि जो राष्ट्र अपने आप को सोवियत संघ से अलग करके आजाद हुए, उन्होंने अपना एक कॉमनवेल्थ बनाया, एक अपना स्वतंत्र राज्य बनाया, स्वतंत्र राज्यों का मंडल बनाया। और 1991 में सोवियत संघ के राष्ट्रपति के रूप में गोर्बाचेव का इस्तीफा हो गया और सोवियत संघ का पूर्ण रूप से विखंडन हो गया। तो एक पूरा प्रोसेस था। इस प्रोसेस में 1989 में, ये 88 के बाद आप चाहें तो यहां पे एक ऐड कर सकते हैं, 1989 में बर्लिन की दीवार गिराई गई। बर्लिन की दीवार गिराई गई। ठीक है, इस चीज को भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। अगला है सोवियत संघ के विखंडन का परिणाम। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो सोवियत संघ विखंडित हुआ तो उसके परिणाम क्या हुए। तो द्विध्रुवता के अंत के कई महत्वपूर्ण परिणाम हुए। पूर्वी यूरोप के साम्यवादी राज्य भी इससे प्रभावित हुए। इसके मुख्य परिणाम निम्नलिखित थे। कौन कौन से परिणाम थे, ध्यान से देख लीजिए। शीत युद्ध की समाप्ति, ये इंपॉर्टेंट, यानी एंड ऑफ कोल्ड वॉर एरा। जो शीत युद्ध 1945 या द्वितीय विश्व युद्ध के बाद लगातार चलता आ रहा था, वो एक तरह से पूरी तरह समाप्त हो गया। क्यों समाप्त हो गया, क्योंकि जो दूसरी विचारधारा और दूसरा गुट जो समाजवाद का था सोवियत संघ वाला, वो अपने आप में खत्म हो गया। शीत युद्ध समाप्त होने का सबसे बड़ा परिणाम शीत युद्ध की समाप्ति के रूप में निकला। यानी आप कह सकते हैं कि जो आप ये सोवियत संघ का विखंडन आप कह सकते हैं कि सोवियत संघ के विखंडन का परिणाम, सोवियत संघ के विखंडन का सबसे बड़ा परिणाम यह था कि शीत युद्ध की समाप्ति हो गई। पूंजीवाद तथा समाजवाद का वैचारिक द्वंद्व समाप्त हो गया।
ये जो लड़ाई चलती हुई आ रही थी कि भैया समाजवाद बड़ा है कि पूंजीवाद बड़ा है, समाजवाद एक सक्सेसफुल मॉडल है कि पूंजीवाद सक्सेसफुल मॉडल है, ये द्वंद्व कहीं ना कहीं रुक गया, क्योंकि समाजवाद की व्यवस्था को लागू करने वाले सबसे बड़े ध्रुव सोवियत संघ ने घुटने टेक दिए पूंजीवाद के आगे। न सिर्फ अपनी विचारधारा के कारण उनका विघटन और समाप्ति हो गई, बल्कि उन्होंने बाकायदा पूंजीवादी देशों से बाकायदा उन्होंने एक तरह से धन मांगा, उनसे सहायता मांगी, उनसे गठबंधन किया, तो ये द्वंद्व खत्म हो गया। परस्पर प्रतिद्वंदिता के कारण नाटो, सीटो और सेंटो जैसे सैनिक गठबंधनों की रचना की गई थी। तो पहले शीत युद्ध चल रहा था तो ये रचनाएं की गई थी, तो इसके चलते एक असीमित शस्त्र दौड़ की शुरुआत हुई। शीत युद्ध की समाप्ति के बाद शस्त्रों की दौड़ भी अपेक्षाकृत कम हुई, यानी जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है रेस टू आर्मामेंट, यानी ज्यादा से ज्यादा शस्त्र जुटाने की जो होड़ सोवियत संघ और अमेरिका के बीच में थी, जिसने दोनों अर्थव्यवस्थाओं को गहरा आघात किया था, दोनों को परेशान किया था, वो शीत युद्ध की समाप्ति के बाद थोड़ा नीचे आया और आर्मामेंट से अब हम डिसआर्मामेंट की तरफ बढ़ने लगे। ये मैंने सुरक्षा वाले चैप्टर में पढ़ाया है कि कैसे हम निशस्त्रीकरण की तरफ बढ़ने लगे, निशस्त्रीकरण की तरफ बढ़ने लगे, जिसमें हमने बहुत सारे समझौते इसमें किए हैं, सीटीबीटी है ना, एनपीटी, इस तरह के समझौते हुए। तो ये अपेक्षाकृत जो दौड़ थी वो कम हुई कि नहीं, इतना ज्यादा हथियार हमें इकट्ठा करने की, बनाने की जरूरत नहीं है। अब देखिए, ये जो स्वतंत्र राष्ट्रों का जो राष्ट्रमंडल रहा और बाल्कन राज्य रहा, उनके देशों को भी देख लीजिए, जैसे रूसी संघ, यूक्रेन, आर्मेनिया, अजरबैजान, बेलारूस, जॉर्जिया, जो बाल्कन राज्य थे, युगोस्लाविया, स्लोवानिया, क्रोएशिया, मैकेडोनिया, बोस्निया और हर्जेगोविना, बाल्टिक राज्य, ये सारे इसमें रहे। ठीक, तो ये स्वतंत्र राष्ट्रों का जो राष्ट्रमंडल था, इसमें 6 के बाद कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, मोल्डेविया, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान था। और बाल्कन राज्य में एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, कुल 9 राज्य थे बाल्कन राज्य जो कहलाते थे। युगोस्लाविया, स्लोवेनिया, क्रोएशिया, मैसेडोनिया, ठीक है, और ये एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, ये सब बाल्कन राज्य थे। ठीक है, चलिए दूसरा जो सोवियत संघ के विघटन का जो दूसरा जो परिणाम हुआ, जो दूसरा इफेक्ट हुआ, वो ये हुआ कि शक्ति समीकरण में परिवर्तन हुआ और उदारवादी पूंजीवाद का अभ्युदय हुआ। पहले क्या रहा था? सत्तावादी समाजवाद। पहले क्या चल रहा था? सत्तावादी समाजवाद चल रहा था। ये सब परिवर्तित होकर अब उदारवादी पूंजीवाद की तरफ लोग बढ़ रहे थे और थोड़ा सा लोकतांत्रिक प्रक्रिया भी दुनिया में बढ़ी। तो संघ के, यानी सोवियत संघ के विघटन के बाद विश्व राजनीति के समीकरणों में मौलिक परिवर्तन कर दिया। शीत युद्ध की समाप्ति ने एक ध्रुवी विश्व के उदय का मार्ग प्रशस्त किया। यूनिपोलैरिटी आई, एक ध्रुवी विश्व दिखाई पड़ने लगा। अमेरिका के समर्थन से उदारीकृत पूंजीवाद ने एक ध्रुवी विश्व में स्थान बना लिया। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष तथा विश्व बैंक जैसी संस्थाओं में अमेरिका का वर्चस्व स्थापित हो गया। यही नहीं, अमेरिका के सहकार से उदार लोकतंत्र का उदय हुआ। तो उदार लोकतंत्र का एक तरह से उदय अमेरिका के नेतृत्व में होने लगा। नए राज्यों का उदय, इमर्जेंस ऑफ न्यू स्टेट। तो सोवियत खेमे के पराभव में अनेक राज्यों को जन्म दिया। इन बाल्टिक और पूर्वी यूरोप के राष्ट्रों में से कुछ यूरोपीय यूनियन के शामिल होने के इच्छुक थे। तो जाहिर सी बात है, जब सारे देश सोवियत संघ में जुड़े हुए थे, तो जब वो अलग इंडिपेंडेंट होते, नए राज्यों का गुट और नए राज्य तो दुनिया में देखे ही गए, तो ये तो नेचुरल था। इनके अतिरिक्त मध्य एशियाई गणराज्य रूस के साथ संबंध रखने के साथ अमेरिका, चीन, पश्चिम यूरोप और अन्य राज्यों से भी संपर्क के इच्छुक थे। तो जो देश सोवियत संघ के ही हिस्से थे, अलग होने के बाद कुछ उसमें से अमेरिका और रूस दोनों से संबंध रखना चाहते थे, कुछ केवल अमेरिका से रखना चाहते थे। इस प्रकार द्विध्रुवता के अंत के साथ ही विश्व राजनीति में अनेक नए राष्ट्रों का उदय हो गया। ये सारे आपके पॉइंट्स आपको बिल्कुल ध्यान में रखने हैं। उसके बाद अब हम एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक की चर्चा करेंगे, शॉक थेरेपी। क्या थी ये शॉक थेरेपी? शॉक थेरेपी एक तरह से शीत युद्ध के समाप्ति का कारण भी थी, परिणाम भी थी, या सोवियत संघ के विघटन के कारण के रूप में भी निकल कर आई, या परिणाम के रूप में निकल कर आई। अब पहले क्या था? सोवियत संघ ने एक समाजवादी विचारधारा को लिया हुआ था, समाजवादी अर्थव्यवस्था भी थी। अब वो पूंजीवाद की तरफ संक्रमित हो रहे थे, ट्रांजिशन हो रहा था समाजवाद से पूंजीवाद की तरफ। इसमें अर्थव्यवस्थाओं को तगड़ा झटका लगा और नुकसान पहुंचाकर फायदा करवाने की इसमें एक प्रोसेस की शुरुआत की गई, जिसकी चर्चा अब हम करेंगे। साम्यवाद के पतन के बाद पूर्व सोवियत संघ के गणराज्य एक सत्तावादी समाजवादी व्यवस्था से लोकतांत्रिक पूंजीवादी व्यवस्था तक कष्टप्रद संक्रमण से होकर गुजरे। वेरी इंपॉर्टेंट।
सत्तावादी और समाजवादी व्यवस्था क्या थी? सत्तावादी व्यवस्था क्या थी? जो एक ही पार्टी सत्ता पर थी वो जवाबदेह नहीं थी, और समाजवाद यानी कि वो एक तरह से क्लोज इकोनॉमी को लेकर चल रही थी, और उसका अब एक कष्टप्रद संक्रमण किधर हो रहा था? लोकतंत्र और पूंजीवाद की तरफ संक्रमण, यानी ट्रांजिशन, एक तरह से कह सकते हैं ट्रांसफर। संक्रमण की यह प्रक्रिया विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से प्रभावित थी। अब देखिए, दुनिया में जहां भी पूंजीवाद के तरफ कदम आप रखेंगे तो आपको तुरंत दरवाजे पे ये विश्व वर्ल्ड बैंक और IMF मिलेंगे। उदाहरण के लिए भारत 1991-92 में भारत भी आर्थिक सुधार लेकर आया था, और भारत भी जब डूबने लगा तो वो वर्ल्ड बैंक और IMF के पास पहुंचा तो $7 बिलियन का लोन मिला था। और IMF का तो खास करके ये नीति है कि ये जब भी लोन देगा तो ये अर्थव्यवस्थाओं को रेगुलेट करना शुरू कर देता है, डिक्टेट करना शुरू कर देता है कि आप ऐसे अर्थव्यवस्था को चलाइए, आप इस तरह के नियम बनाइए, इस तरह का प्रयास करिए, तब हम आपको हेल्प करने के लिए तैयार होंगे। ठीक, ये इसकी बेसिक शर्तों में शामिल रहता है। तो संक्रमण की यह प्रक्रिया विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से प्रभावित थी, और इसे शॉक थेरेपी के नाम से जाना जाता है। यह प्रक्रिया रूस, मध्य एशिया, पूर्वी यूरोप के देशों में देखने को मिली। संपत्ति का व्यक्तिगत स्वामित्व अर्थव्यवस्था का आधार बन गया। व्यक्तिगत स्वामित्व का मतलब क्या होगा? बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। प्राइवेट ओनरशिप, ये सब शॉक थेरेपी के हिस्से थे। पहले क्या था? पब्लिक ओनरशिप, यानी केवल सरकारी स्वामित्व था। शॉक थेरेपी या जब पूंजीवाद की तरफ संक्रमण होना शुरू हुआ तो व्यक्तिगत स्वामित्व यानी कि निजीकरण वाले मुद्दे को धीरे धीरे अपनाया जाने लगा। पूरा जो आर्थिक इंफ्रास्ट्रक्चर बना था वो एकदम एक तरह से 180 डिग्री पूरा चेंज हुआ, 360 डिग्री। इसके अंतर्गत हर देश को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की ओर मुड़ना था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था मतलब क्या हो जाएगा? फिर से बता देता हूं, पूरा मुक्त व्यापार करना था, फ्री ट्रेड, कोई सरकार का अंकुश नहीं, खुली अर्थव्यवस्था करनी थी, जो दुनिया से बंद थी, दुनिया से अलग थी, उसको अब दुनिया से जोड़ना था। ठीक, वैश्वीकरण का हिस्सा। ठीक, ग्लोबलाइजेशन। इसके बाद निजी स्वामित्व, ठीक, बाजार प्रणाली, यानी मांग और पूर्ति के हिसाब से पूरी अर्थव्यवस्था चलेगी। ये ट्रांजैक्शन, एक तरह से संक्रमण सारे देशों की अर्थव्यवस्था में होना था। इसका मतलब था सोवियत संघ के दौर से हर संरचना से पूरी तरह छुटकारा पाना। तो सोवियत संघ के जमाने में जो भी तरीके का मैकेनिज्म बना था, उस मैकेनिज्म से पूरी तरह बाहर आना, ये इंपॉर्टेंट रूप से वहां पर देखा गया। आगे बात समझ में? शॉक थेरेपी से इन अर्थव्यवस्थाओं के बाहरी व्यवस्थाओं के प्रति रुझान बुनियादी तौर पर बदल गए। तो बाहरी व्यवस्थाओं के प्रति पहले क्या रुझान था कि नहीं, बाहरी व्यवस्थाएं हमारे लिए घातक हैं, बाहरी व्यवस्थाएं हमको नुकसान पहुंचाएंगी, हम उनसे अलग रह सकते हैं, उनके ऊपर आश्रित नहीं रहना है। ये पूरी जो थियरी थी वो धीरे धीरे क्या हो गई? बदल गई। अब माना जाने लगा कि ज्यादा व्यापार करके ही विकास किया जा सकता है, और इस कारण मुक्त व्यापार को पूर्ण रूप से अपनाना जरूरी था। मुक्त व्यापार का मतलब क्या होता है? जब व्यापार को सरकार अपने कंट्रोल में रखती है तो वो मुक्त व्यापार नहीं होता। मतलब सरकार कई तरह के टैक्स लगाएगी। सरकार क्या करेगी? 2-3 चीजें करती है। सरकार जब व्यापार को कंट्रोल करना चाहेगी तो टैरिफ और कोटा 2 चीजें करेगी। कोटा मतलब लिमिट, वो कहेगी इससे ज्यादा आप व्यापार नहीं कर सकते, इस क्वांटिटी से ज्यादा आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट या आयात निर्यात नहीं करेंगे। टैरिफ यानी टैक्स लगा देगी, बोलेगी अच्छा बाहर से सामान आ रहा है 20% टैक्स, 100% टैक्स। तो इस तरह व्यापार मुक्त नहीं हुआ, है ना। लेकिन जब आप पूंजीवाद की तरफ बढ़ते हैं तो वहां पर मुक्त व्यापार की बात की जाएगी कि नहीं, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं, जो जिस कीमत पर लाकर बेचना चाह रहा है बेचने दो, जो जिस क्वांटिटी पर लाना चाह रहा है लाने दो, लोग डिमांड कर रहे हैं तभी तो क्वांटिटी आ रही है, तो हमको हस्तक्षेप नहीं करेंगे। तो शॉक थेरेपी अर्थव्यवस्था के लिए बर्बादी और क्षेत्र के लोगों के लिए आपदा लेकर लाई। क्यों आपदा लेकर आई? क्योंकि पूरा सिस्टम ओवरऑल चेंज हो गया। अब अचानक आप पूरा सिस्टम चेंज करेंगे तो वो अर्थव्यवस्था को तो निकलेगी, और उसमें भी उस दौर में जब बहुत सारे आंदोलन चल रहे हैं, जब बहुत सारे लोग समर्थन में नहीं है, बहुत सारे हैं, बहुत सारी चीजों का होशपोश है, कुछ लोग खुद को आजाद कर रहे हैं, तो इस स्थिति में अर्थव्यवस्थाएं बहुत चरमराई। रूस में राज्य द्वारा नियंत्रित क्षेत्र लगभग नष्ट हो गए। जो भी पब्लिक ओनरशिप था, जो सरकार खुद ओन करती थी, वो लगभग नष्ट हो गए।
क्योंकि पुनर्संरचना का कार्य बाजार की शक्तियों द्वारा किया जा रहा था, राज्य के द्वारा निर्देशित नीतियों से नहीं। पहले क्या था, जितना भी रिस्ट्रक्चर हो रहा था उसमें सरकार कोई कुछ नहीं कर रही थी, जो बाजार तय कर रहा था, जो जिसकी डिमांड कर रहा था उसकी सप्लाई, जो जिस कीमत पर चाह रहा था वो बेच रहा था, खरीद रहा था। तो एक तरह की अराजकता अचानक दिखाई पड़ने लगी। यह इतिहास के सबसे बड़ी गराज बिक्री कहलाई, क्योंकि सभी बहुमूल्य उद्योग नाम मात्र के मूल्य पर बिक गए। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये बहुत ऐतिहासिक शब्द है, गराज बिक्री। ये बोला गया अचानक एक झटके में कि ये जितनी ये सरकारी कंपनियां हैं, सरकारी संपत्तियां हैं, ये बेकार हो चुकी हैं, इसको तुरंत बेच के हटा देना चाहिए, खत्म कर देना चाहिए। और इस तरह से जो अचानक निर्णय लिया गया, ये संसार की सबसे बड़ी गराज बिक्री कहलाई। गराज बिक्री का मतलब ये हुआ कि ये औने पौने दामों में चीजों को बेच देना। ये बहुत बड़ा एक संकट बनकर आया और इसने अर्थव्यवस्थाओं को बिल्कुल चूर किया। सन 1991 के बाद इस स्थिति में आमूल परिवर्तन आने लगा। इस नए तरह का राज्य बना जिसे उत्तर साम्यवादी राज्य कहा गया। हाँ, 91 के बाद कुछ परिवर्तन आए, शॉक थ्योरी के बाद, मतलब एक झटका लगा, झटके के बाद फिर धीरे धीरे अर्थव्यवस्था उस तरह खड़ी होने लगी। और वो जो नई अर्थव्यवस्था बनी वो पोस्ट कम्युनिस्ट स्टेट बना, पूरा राज्य बना, उत्तर साम्यवादी देश बना, राज्य बना, और वो एक मिश्रितवादी अर्थव्यवस्था या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की तरफ जाता हुआ दिखाई पड़ा। तो ये शॉक थेरेपी की आप कंडीशन ध्यान रखिए। अब इसके परिणामों को भी देख लीजिए कि शॉक थेरेपी के परिणाम क्या रहे। तो रूस सहित इन गणराज्यों की अर्थव्यवस्था चौपट हो गई। शुरू में रूस में राज्य नियंत्रित औद्योगिक बाजार धाराशाही हो गया, जब इसके 90% उद्योगों को व्यक्तिगत उद्योगपतियों को बेच दिया गया। तो 90% जो इंडस्ट्रीज थी वो प्राइवेट इंडस्ट्रियलिस्ट या उद्योगपतियों को बेच दिया गया, और जो अर्थव्यवस्था थी वो एकदम से खत्म होने लगी। रूस की मुद्रा रूबल का तेजी से अवमूल्यन हुआ। अवमूल्यन मतलब जैसे मान लीजिए भारत पहले अगर 1 रूबल खरीदने के लिए 10 रुपए देता था तो 5 रुपए में ही रूबल मिल सकता था। यानी जो रूबल, जो रूस की मुद्रा थी, उसकी अपनी वैल्यू बहुत नीचे हो गई। मुद्रास्फीति मतलब कि महंगाई के कारण लोगों की बचत में गिरावट आई। महंगाई तो होगी भाई, जो उद्योगपतियों के हाथ में जब इंडस्ट्रीज जाएगी, यही तो देखिए जब डिबेट होता है ना समाजवाद और पूंजीवाद में, तो यही डिबेट तो आता है। भाई समाजवादी कहते हैं कि अगर एक बार मैंने प्राइवेट किया तो ये लोग औने पौने दाम में बेचेंगे। आज भी देखिए जब निजीकरण होता है, जैसे कहा जाता है ये स्टेशन प्राइवेट हाथों में दे दिया गया, तो खूब विपक्ष हल्ला करता है कि आप प्राइवेट हाथों में दे रहे हैं, प्लेटफॉर्म टिकट अब 5 रुपए की जगह 50 रुपए में बिकेगा। अरे बात तो यहां पर भी जब निजीकरण हुआ तो इंडस्ट्रियलिस्ट ने बोला कि एक तो हम औने पौने दाम में आए, बहुत घाटे में है, तो हम ज्यादा से ज्यादा पैसे में बेचेंगे। समाजवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है, कीमत जो है वो सरकार निर्धारण करती है, और उसको अगर लगता है कि इस कम कीमत पर फायदा नहीं हो सकता कंपनी को, तो सरकार सब्सिडी देती है, सरकार अपने तरफ से पैसा देती है, लेकिन जनता को लूटने नहीं देती, है ना। तो ये वेलफेयर स्टेट, कल्याणकारी राज्यों की विशेषता है जो वहां देखिए, पर यहां तो कोई था नहीं। तो लोगों के बचत में गिरावट आई। सामूहिक कृषि की व्यवस्था बंद हो जाने से तमाम लोग भूखमरी के शिकार हुए। पहले क्या था, एक कॉमन फार्मिंग थी, है ना, या कोऑपरेटिव फार्मिंग थी, जिसमें सब लोग मिलकर खेती करते थे, लाभ हानि को सब लोग मिलकर सहते थे, और वहां पर यह दिखाई पड़ता था कि भाई जो अनाज है वो सबको मिल जा रहा है ना। अब वो चीज खत्म हो गई, प्राइवेट अपनी अपनी जमीनें हो गई, कुछ लोगों को जमीन मिल भी नहीं पाई, या कुछ लोगों को मिली तो अगर लॉस हुआ तो पैसा ही, खाना ही नहीं मिला, तो एक बहुत बड़ी दिक्कत आई। सामाजिक सुरक्षा जिसको बोलते हैं सोशल सिक्योरिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको बहुत छोटा शब्द मत अब समझिएगा। सोशल सिक्योरिटी और जन कल्याण यानी पब्लिक वेलफेयर, पब्लिक वेलफेयर की परंपरागत व्यवस्था बंद हो गई। इसका मतलब क्या हुआ, जन कल्याण का अब सबसे पहले बात कर लेते हैं सोशल सिक्योरिटी। सोशल सिक्योरिटी मतलब जैसे वृद्धों को पेंशन, विकलांगों को पेंशन, जो गरीब है उसको सहायता प्रदान करना, बेसिक जरूरतों को पूजा करना। जैसे आप देखते हैं ना, बच्चों को छात्र स्कॉलरशिप मिलती है, विधवाओं को, विकलांगों को, बूढ़ों को पेंशन मिलती है, ये सब सोशल सिक्योरिटी है। तो जो समाजवादी राज्य होते हैं वो इन पर बहुत विशेष ध्यान रखते हैं कि ये चीजें होनी चाहिए। अब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में तो भैया सीधा एक शब्द है, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। आप फिट हैं, फिट मतलब पैसा कमा रहे हैं, इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, कमाइए खाइए, सरकार बहुत ध्यान आपसे नहीं देने वाली है। ये चीज वहां पर दिखाई देने लगा तुरंत। सोशल सिक्योरिटी यानी सामाजिक सुरक्षा, और जन कल्याण यानी पब्लिक वेलफेयर, यानी लोगों के सिंचाई की व्यवस्था, लोगों के अनाज की व्यवस्था, लोगों के सड़क, बिजली, पानी, स्कूल की व्यवस्था। ये जो जन कल्याण है, ये भी धीरे धीरे इसकी वैल्यू नीचे आने लगी, क्योंकि पूंजीवाद में क्या होता है, धन संग्रह होने लगता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की बात होती है, खर्चे की बात बहुत कम होती है। तो ये समस्याएं शॉक थेरेपी के परिणाम के रूप के बाद वहां देखी गई। शॉक थेरेपी के चलते रूस के 1500 बैंक और वित्तीय संस्थान दिवालिया हो गए।
उत्तर साम्यवादी राज्यों के लिए उत्तरदायी सरकार अभी एक सपना थी। इन राज्यों में लोकतांत्रिक संस्थाओं के विकास की दिशा में कोई ध्यान नहीं दिया गया। सभी गणराज्यों ने अनावश्यक जल्दबाजी में अपने संविधानों का निर्माण किया। तो ये सबसे बड़ी बात थी। देखिए, एक तो सरकार अभी लोकतांत्रिक वहां ठीक से बन नहीं पाई, डेमोक्रेटिक प्रोसेस से गवर्नमेंट का फॉर्मेशन हुआ नहीं, इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन यानी आर्थिक संक्रमण हो गया। अब वहां पे जल्दी में कोई थोड़ा बहुत संविधान बनाया गया, लेकिन किस तरह एक आंसरेबल गवर्नमेंट, एक उत्तरदायी सरकार बनाई जाए, इस पर कोई विशेष काम उत्तर साम्यवादी राज्यों में, यानी साम्यवाद को छोड़ने के बाद जो राज्य थे उसमें बहुत दिखाई नहीं पड़ा। ठीक, रूस, बाल्कन राष्ट्र और मध्य एशिया। तो अब शॉक थेरेपी के आगे अगर चलें तो ये जो तीन इंपॉर्टेंट थे, यानी रूस, बाल्कन राष्ट्र और मध्य एशिया, जरा इनकी भी हिसाब किताब को देख लेते हैं। सोवियत गणराज्यों द्वारा राष्ट्रमंडल की स्थापना यह प्रदर्शित करती है कि सोवियत संघ के विघटन से कई राज्यों का उदय हुआ। सोवियत संघ में 15 प्रांत थे जो सभी स्वतंत्र राज्य बन गए। राज्य सोवियत संघ का उत्तराधिकारी बना कौन? रूस। यहां पर रूस कह सकते हैं कि रूस जो है वो सोवियत संघ का उत्तराधिकारी बना और इसी रूप में उसे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्यता प्राप्त हुई। सभी स्वतंत्र राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र के सदस्य बन गए। जो पहले क्या था, सोवियत संघ इकलौता सदस्य था, वही सभी की प्रतिनिधित्व संयुक्त राष्ट्र यानी यूएनओ में करता था। अब सभी राष्ट्र क्या हो गए, एक स्वतंत्र राष्ट्र बन गए और स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में यूएनओ में पार्टिसिपेट करने लगे। इन नए राज्यों की भूमिका का अध्ययन कैसे करें तो देख लीजिए कि इन जो रूस था, जो बाल्कन स्टेट थे और गणराज्य थे, वो क्या भूमिका निभाने लगे, उस पर चर्चा कर लेते हैं। सभी गणराज्यों ने समाजवादी व्यवस्था को तिलांजलि देकर उदारवादी अर्थव्यवस्था का अनुगमन किया। लिबरल इकोनॉमी मतलब जो सबके लिए जगह दे, जो प्राइवेट के लिए भी जगह दे, जो बाहरी अर्थव्यवस्थाओं के साथ भी मिले, है ना, इसको उदारवादी नीति कहते हैं। इसी प्रकार सभी ने बहुदलीय व्यवस्था लागू कर दी है। सभी गणराज्य अपनी आर्थिक स्थिति बेहतर करने के कार्य में लगे हैं। एक तो ये भूमिका रही। अमेरिका से निकट संबंध स्थापित करने का कोई भी राज्य इच्छुक नहीं है, अतः उन्होंने आपस में निकट संबंध बनाए रखे हैं। रूस, चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान ने संघाई सहयोग संगठन की सदस्यता ग्रहण की है। ये संघाई सहयोग संगठन जो है SCO, इसमें फिर चीन भी सदस्य है, भारत भी है, पाकिस्तान भी है और ये सारे देश इसके मेंबर हैं और ये मिलजुल कर एक सहयोग स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय इस्लामी आतंकवाद संकट का कारण बना है। रूस के चेचन्या और दागिस्तान में ऐसी शक्तियों का प्रकोप देखा जा सकता है। ये बात की स्थिति की बात हो रही है। बाल्कन राज्य जो बोस्निया, क्रोएशिया और सर्बिया में भारी संख्या में मुसलमानों की हत्या हुई, कोसोवो में मुसलमान अल्बानिया की छद्म सहायता से विभाजनकारी आंदोलन चला रहे हैं। तजाकिस्तान में जो एक मध्य एशिया देश है, सन 2001 अर्थात 10 वर्षों तक नागरिक युद्ध चलता रहा। ये सब शॉक थेरेपी के बाद और विघटन के बाद उत्तर साम्यवादी राज्यों की हालत की बात की जा रही है। ठीक, अजरबैजान का नागोर्नो कराबख प्रांत में स्थानीय निवासी पृथक होकर आर्मेनिया की सदस्यता ग्रहण करना चाहते हैं। जॉर्जिया में 2 राज्यों द्वारा स्वतंत्रता की मांग के चलते गृह युद्ध की स्थिति आ गई। यूक्रेन कर लीजिए इसको, ठीक है। यूक्रेन, किर्गिस्तान और जॉर्जिया में शासन के विरुद्ध विद्रोह की स्थिति बनी रही। ठीक, पूर्वी यूरोप के चेकोस्लोवाकिया में 2 राज्य चेक और स्लोवाक में विभाजित हो गया। ये सभी राज्यों का मैंने एक आपको खाका दे दिया कि क्या स्थिति बन गई, बाद में देख लें। बाल्कन गणराज्य यूगोस्लाविया गंभीर गृह युद्ध का शिकार हो गया और क्रोएशिया, स्लोवेनिया, बोस्निया हर्जेगोविना पूर्ण स्वतंत्रता की मांग करने लगे। तो जो राज्य अलग हुए हैं सोवियत संघ के विघटन के बाद, उनकी अभी बहुत दिनों तक राजनीतिक आर्थिक स्थिति बहुत संतुलित नहीं रही है और जिस तरह का संक्रमण लोकतांत्रिक पूंजीवाद की तरफ होना चाहिए वो उतना बेहतर नहीं हो पाया और लोकतंत्र तो लगभग 80-90% राज्यों में ठीक से बहाल नहीं हुआ। रूस की हालत आप देख लीजिए, एक ही व्यक्ति बना रहता है। उसके अलावा जैसे बल्कि यूक्रेन तो अच्छा कर रहा लोकतंत्र में, बाकी राज्यों में भी जो उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, इनमें भी बहुत संघर्ष लोकतंत्र को लेकर रहा है, बहुत सारे मुद्दों पर लड़ाई रही है। मध्य एशियाई गणराज्य जो है हाइड्रोकार्बन संसाधनों में अत्यंत संपन्न है। यह क्षेत्र चीन, रूस, अफगानिस्तान, पाकिस्तान से जुड़ा है। यह पश्चिम एशिया से भी जुड़ा है। 11 सितंबर 2001 को अमेरिका पर आक्रमण के बाद अमेरिका ने मध्य एशियाई राष्ट्रों को उनके हवाई केंद्रों से अमेरिकी सेना को उड़ान भरने की सुविधा के लिए धन प्रदान किया। अमेरिका इराक और अफगानिस्तान के विरुद्ध सैनिक कार्रवाई करने के लिए भी इन हवाई केंद्रों का उपयोग करना चाहता था। ठीक बात है, आगे बात समझ में। तो ये स्थिति बनी हुई है कि इन देशों की कौन से देश के साथ क्या स्थितियां बनी हुई हैं। तो मध्य एशियाई देशों के साथ थोड़ा अमेरिका ने बैलेंस करने का कोशिश किया है, लेकिन सभी देशों की स्थिति क्या थी ये मैंने आपको बता दिया। अब अगले टॉपिक को देखते हैं कि उत्तर साम्यवादी राज्यों में लोकतांत्रिक राजनीति और पूंजीवाद की शुरुआत। ठीक, शॉक थेरेपी हमने देख ली, उसके बाद तुरंत एग्जैक्ट क्या स्थिति बनी इसमें थोड़ी देख ली। अब थोड़ा ये चर्चा करते हैं कि जो साम्यवाद के बाद उत्तर साम्यवादी राज्य बने,
इसमें जो डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स और कैपिटलिज्म है ये किस तरह से शुरू हुआ, कैसे इन्होंने लोकतंत्र बहाल करने का प्रयास किया, इस पर थोड़ा देखते हैं और पूंजीवाद में क्या स्थिति बनी ये भी देखते हैं। तो सोवियत संघ के विघटन का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम यह हुआ कि अब सोवियत गणराज्यों में समाजवादी व्यवस्था के स्थान पर उदार लोकतांत्रिक व्यवस्था लागू हुई। आगे बात समझ में, एक लिबरल डेमोक्रेटिक व्यवस्था लागू हुई। सभी गणराज्य इस विचार से अलग हो गए कि सोवियत साम्यवादी व्यवस्था पर आधारित मार्क्सवादी लेनिनवाद राज्य की विचारधारा थी। तो मार्क्सवादी लेनिनवाद जो था इससे अब सभी अलग होना चाहते थे, इससे सभी अपने आप को किनारे करना चाहते थे। पूर्व सोवियत संघ की व्यवस्था में साम्यवादी पार्टी सर्वसत्ताधारी थी जो किसी नेता के अधीन थी, नेता के अधीन थी। यानी अगर सोवियत संघ की बात करें तो वहां पर एक ही दल था, साम्यवादी दल या कम्युनिस्ट पार्टी, एक नेता उसको लीड करता था और सभी नेता एक मौज की जिंदगी जी रहे थे और जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं था। पार्टी या उसके सर्वोच्च नेता का विरोध करना वर्जित था। उत्तर साम्यवादी युग जब आया, यानी सोवियत संघ के बाद, इस विचार को निरस्त कर दिया गया। अब गणराज्यों में लोकतांत्रिक प्रक्रिया अपनाई गई और सत्ता का निर्धारण लोकतांत्रिक तरीके से किया जाने लगा। हालांकि कुछ स्टेट अभी रह गए जो अभी इतना लोकतांत्रिक नहीं हो पाए, फिर भी ज्यादातर। राजनीतिक अर्थव्यवस्था और समाज के ऊपर साम्यवादी पार्टी के नियंत्रण का अंत हो गया। यह तो बहुत बड़ा कारण था क्योंकि साम्यवादी पार्टी को बाकी गणराज्य स्वीकारने को तैयार भी नहीं होते थे। पूर्व साम्यवादी व्यवस्था और आदेशित अर्थव्यवस्था लागू की गई। इसके तहत राज्य का पूरी अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण स्थापित हो गया। तो पूर्व साम्यवादी व्यवस्था में क्या हुआ था, एक आदेशित व्यवस्था थी कि राज्य का अर्थव्यवस्था पर पूरा नियंत्रण था। उत्तर साम्यवादी राज्यों ने इस अवस्था को नकार दिया। मैंने आपको पहले बताया था कि समाजवाद या साम्यवाद में स्टेट का पूरा कंट्रोल, राज्य का पूरा कंट्रोल अर्थव्यवस्था पर रहेगा, लेकिन जब उत्तर साम्यवादी यानी साम्यवाद के बाद वाली स्थिति बनी उसमें इस बात को खत्म कर दिया गया। अब सामूहिक संपत्ति के स्थान पर व्यक्तिगत संपत्ति की धारणा थी। तो पहले पब्लिक ओनरशिप थी या एक कॉमन ओनरशिप थी, अब क्या आ गई, प्राइवेट ओनरशिप, यानी एक व्यक्ति या संस्था का भी अधिकार हो सकता है, प्रॉपर्टी हो सकती है, ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी, इसकी बात की जाने लगी। ठीक, इस प्रकार राजनीतिक अर्थव्यवस्था और समाज के ऊपर साम्यवादी पार्टी के नियंत्रण का अंत हो गया। तो कुल मिला के जो कम्युनिस्ट पार्टी का वर्चस्व था उसको धीरे धीरे अब समाप्त किए जाने की प्रक्रिया की ओर ये उत्तर साम्यवादी राष्ट्र बढ़ने लगे। ठीक है, आप समझ पा रहे हैं इसको। चलिए, आर्थिक प्रतिबंध हटा लिए गए जिसको बोलते हैं फाइनेंशियल सैंक्शंस। फाइनेंशियल सैंक्शंस ये पूरी तरह से हटा लिए गए। मुक्त व्यापार की व्यवस्था का श्री गणेश हुआ, यानी कि जो मुक्त व्यापार है, फ्री ट्रेड है, इसको खूब अच्छे से प्रमोट किया जाने लगा। अनेक नई संस्थाएं स्थापित होने लगी, जैसे राजनीतिक दल, दबाव समूह, हित समूह। दबाव समूह क्या होता है, प्रेशर ग्रुप, इंटरेस्ट ग्रुप। ये ऐसे समूह होते हैं जो सरकार को हो रहे गलत कामों के प्रति चेताते हैं, उनके प्रति आवाज उठाते हैं, लोगों के हितों की बात करते हैं। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो हमेशा चलता रहता है। ठीक, खुले एवं निष्पक्ष चुनाव संपन्न होने लगे, इसलिए गैर साम्यवादी संगठन सत्तारूढ़ होने लगे। तो ऐसे संगठन जो कम्युनिस्ट नहीं थे, जो कम्युनिस्ट के अलावा थे, वो अब सत्ता में आने लगे। वो अब क्या करने लगे, धीरे धीरे अब एक तरह से गद्दी पर बैठने लगे, वो शासन चलाने लगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक चेंज देखा गया। प्रेस और न्यायपालिका की स्वतंत्रता संभव हो गई। तो प्रेस और जुडिशरी जो थी, ये पहले क्या था, साम्यवादी सरकार में नहीं था, क्योंकि कोई सरकार की आलोचना कर ही नहीं सकता था, कोई कम्युनिस्ट पार्टी के हेड की आलोचना कर ही नहीं सकता था। अब ये होने लगा। लोगों को विचार तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मिली। हुलवादी समाज का जन्म हुआ। अब लोगों को अपने हितों की रक्षा करने या उनके संवर्धन करने की स्वतंत्रता हो गई। कुल मिलाकर आप कह सकते हैं कि जो लोकतंत्र के सारे जो कैरेक्टर्स आप देखते हैं, जो लोकतंत्र के सारे विशेषताएं देखते हैं, वो यहां पर विशेष रूप से दिखाई देने लगी। अब एक और इंपॉर्टेंट पार्ट इसमें देखते हैं कि भारत और उत्तर साम्यवादी राष्ट्रों के बीच क्या संबंध रहे, भारत का क्या टेक रहा। तो स्वतंत्रता के समय से ही भारत की समस्त राष्ट्रों से मैत्री की नीति रही है। भारत शुरू से ही अधिक से अधिक राष्ट्रों के साथ शांति और मैत्री के संबंध स्थापित करने पर जोर देता रहा है। ठीक है, सन 65 से 1865 से 1918 के मध्य उत्तर साम्यवादी राज्य सोवियत संघ के नियंत्रण में रहे। पुराने सोवियत संघ और भारत के बीच हमेशा बहुआयामी संबंध रहा। ठीक है, उनका संक्षिप्त परिचय नीचे दिया गया है। तो अगर आप देखें ठीक से तो आपको परिचय दिखाई देगा कि राजनीतिक संबंध किस तरह का रहा है। अब यहां देखिए, एक लाइन ये आप ठीक कर लेंगे कि उत्तर साम्यवादी राज्य सोवियत संघ के नियंत्रण में रहे। ये कब, ये आप इसको 1965 से
1991 तक रखें, ठीक है। खास करके इन दौरान में जो पूर्व उत्तर साम्यवादी राज्य थे वो पहले सोवियत संघ के नियंत्रण में थे, और भारत का इनका साथ कैसा संबंध रहा इसको भी आप देख लीजिए। अगर राजनीतिक संबंध की बात करें तो सोवियत संघ के विघटन के बाद सोवियत संघ से अलग हुए गणराज्यों ने उदारवादी व्यवस्थाएं अपना ली। उदारवादी व्यवस्था यानी लिबरल पूरा प्रणाली जो थी। ऐसे देश पूर्वी यूरोप तथा मध्य एशिया में जो अपनी आर्थिक समस्याओं के समाधान के लिए भारत देश पर निर्भर हैं। सोवियत रूस और अन्य गणराज्यों ने संयुक्त राष्ट्र में कश्मीर समस्या उठने पर भारत के दृष्टिकोण का समर्थन किया। यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। सोवियत संघ ने और उनके साथ के जो गणराज्य थे, जब भारत में जब कश्मीर इशू उठ रहा था यूनाइटेड नेशन में, पाकिस्तान बार बार उठाता था, तो बार बार इन लोगों ने भारत का जो स्टैंड था उसका समर्थन किया था, ठीक। उत्तर साम्यवादी राज्य हमेशा भारतीय विदेश नीति का समर्थन करते रहे हैं, यानी जो बाद में भी देश अलग हो गए सोवियत संघ से, उन्होंने भी भारत का समर्थन किया है, ठीक है। आर्थिक क्षेत्र से भी भारत और उत्तर साम्यवादी राष्ट्रों के मध्य हमेशा से सहयोगात्मक संबंध रहा है। रूस ने भारत के सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी जैसे बोकारो, विशाखापट्टनम और भिलाई में स्टील संयंत्र लगाने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट देखा गया। तो जो हमारे स्टील कंपनीज हैं, जो हमारे लौह कारखाने थे, इस तरह के हमारे औद्योगिकरण में सोवियत संघ ने हमेशा भारत ने का साथ दिया है। इसके अतिरिक्त रूस ने भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, जिसको बोलते हैं BHEL, ठीक है, भोपाल में है, नोएडा में है, इसकी स्थापना में भारत की बहुत इंपॉर्टेंट सहायता की थी। सितंबर 1998 में भारत की विदेश राज्य मंत्री वसुंधरा राजे ने बेलारूस की यात्रा की। दोनों देश के मध्य कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। 98 में बुल्गारिया के पर्यावरण और पर्यटन और व्यापार मंत्री मिहाल विस्की ने भारत की यात्रा की। तो कई देशों के जो देश उस सोवियत संघ में या पूर्व साम्यवादी देश थे, वो उनके या उत्तर साम्यवादी देश बने, वो सभी ने भारत के साथ अच्छे संबंध बनाए रखे हैं। सैनिक की अगर बात करें तो सोवियत संघ हमेशा से भारत को हथियारों की आपूर्ति करता रहा है, और इसलिए अमेरिका चिढ़ता भी रहा है। देखिए, अमेरिका को ये लगता था, अमेरिका ने आजादी से पहले हमेशा भारत की आजादी का समर्थन किया। आजादी की मांग को हमेशा उन्होंने बढ़ाया कि ठीक है, भारत आजाद होना चाहता है तो भारत को आजादी मिलनी चाहिए, और ब्रिटेन पर दबाव भी बनाया। तो जब ये भारत आज़ाद हुआ और भारत ने अमेरिका नहीं बल्कि गुट निरपेक्ष रहने का, किसी भी गुट से बाहर रहने का निर्णय लिया, फिर धीरे धीरे वो सोवियत संघ के करीब दिखने लगा, तो अमेरिका उससे चिढ़ता भी था, ठीक। और सोवियत संघ ने हमेशा भारत को क्या दिया है, मिलिट्री में सहायता प्रदान की, हथियार दिए। ब्रह्मोस मिसाइल का नाम आपने सुना होगा। ऐसा मिसाइल दुनिया में शायद ही किसी के पास है। ये रसिया और भारत के सहयोग से मिलकर बना हुआ है। 1971 में जब भारत पाकिस्तान युद्ध हो रहा था तो सोवियत संघ ने खूब मदद की थी। तो हथियारों के साथ साथ सोवियत रूस ने टेक्नोलॉजी का हस्तांतरण करता रहा है, यानी कैसे हथियार बनेंगे, कैसे नई तकनीक आएगी, इसका सोवियत संघ भारत को देता रहा है। कई बार सोवियत संघ ने भारत के साथ संयुक्त सैनिक अभ्यास, जिसको कहते हैं, आप कह सकते हैं कि एक कॉमन मिलिट्री एक्सरसाइजेस जो होते हैं, ये एक साथ मिलकर किए हैं। अब जो सोवियत गणराज्य हैं, जो अलग अलग देश थे सोवियत संघ में, उसके भारत के साथ कैसे संबंध थे? तो भारत के सोवियत संघ के गणराज्यों से मधुर संबंध रहे हैं। अफगानिस्तान की समस्या ने कजाकिस्तान और भारत दोनों को प्रभावित किया था, ये बात सही है। व्यापार और आर्थिक सहयोग को करने के उद्देश्य से भारत ने 1999 में किर्गिस्तान को एक लघु दूध संयंत्र उपहार में दिया था। तो किर्गिस्तान जो पहले सोवियत संघ का मेंबर था, अलग होने के बाद भारत ने 1999 में वहां पे एक लघु दूध संयंत्र बना के उसको दिया कि आप अपना काम करिए। दोनों देशों ने मानवता के आधार पर अफगानिस्तान को सहायता दी। 1998 में भारत के वैज्ञानिकों के एक दल तुर्कमेनिस्तान की यात्रा कर चुका है। तो ये सभी देशों से मिल रहे हैं। मध्य एशिया के देशों में मुसलमानों की बड़ी संख्या है। इन देशों को इस्लामिक कट्टरवाद से बहुत खतरा है। यह बिंदु भारत की चिंता से मेल खाता है, ठीक बात है। इसलिए भारत उन देशों ने अलामाटी सम्मेलन में घोषणा अपनाई कि आतंकवाद से निपटने के लिए संयुक्त प्रयास किए जाए। तो जो मिडिल ईस्ट कंट्रीज हैं, उनको भी, जो इस्लामिक कंट्रीज हैं, उनको भी कट्टर इस्लाम से समस्या है, खतरा है। तो भारत भी उसकी चिंता में अपनी आवाज मिलाता है, और भारत को भी लगता है कि हाँ, इस चिंता से हमें बाहर निकलने की जरूरत है, और एक तरह का आतंकवाद से निपटने के लिए संयुक्त प्रयास में हमेशा वो सहयोग में खड़ा है। जिसी जौहरी के शब्द में देखा जाए तो सोवियत संघ के विघटन के कारण वे सारी बाधाएं हट गई जो भारत के इन देशों के साथ संबंध में बाधक बनी हुई थी। पहले भारत इन देशों से डायरेक्ट संबंध नहीं बना सकता था क्योंकि सोवियत संघ था। सोवियत संघ के विघटन के बाद ये सारी बाधाएं खत्म हो गई और भारत ने इनसे डायरेक्ट संबंध बनाना शुरू किया। सभी राज्य स्वतंत्र होकर संयुक्त राष्ट्र के सदस्य बन गए। सभी विकास के पथ पर अग्रसर हैं। सभी प्रयोगवादी नीति अपना चुके हैं। अतः भारत के इन राज्यों से अच्छे संबंध स्थापित होना स्वाभाविक है, ठीक बात। इसके अलावा संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है, संघाई सहयोग संगठन, इसमें भी जो किर्गिस्तान और इस तरह के सारे देश हैं उसके साथ भी भारत जुड़ा हुआ है। तो इनसे संबंध अच्छा करने में भारत को सहयोग मिल रहा है।
भारत रूस संबंध की बात करें तो भारत रूस संबंधों के 3 दशकों का अध्ययन एक निश्चित पृष्ठभूमि में किया जाना चाहिए। एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में अस्तित्व में आने के पूर्व ही भारत सोवियत संघ के संबंध और गर्माहट नहीं रह गई थी। तो ये बात ठीक है कि जैसे ही स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में अस्तित्व में आने के पूर्व ही भारत सोवियत संघ के संबंधों में वह गर्माहट नहीं रह गई थी। इसका कारण है, और सोवियत संघ के विघटन के बाद तो और थोड़ी गर्माहट कम हुई। क्यों? देखिए, भारत 1945 से ही गुट निरपेक्ष आंदोलन को चला रहा था। वो बोल रहा था भाई कि शीत युद्ध खत्म होना चाहिए, हम किसी गुट में शामिल नहीं होंगे। फिर भी थोड़ा बहुत वो रूस के आसपास दिखाई दे रहा था। जब सोवियत संघ का विघटन होने वाला था और तो भी भारत को अंदाजा लग गया था, और सोवियत संघ के विघटन के बाद भी भारत को लगा कि अब दुनिया में एकमात्र ताकत कौन रह गई है? अमेरिका रह गई है। तो हमें अमेरिका से अच्छे संबंध को प्रमोट करना चाहिए, हमें अमेरिका के टेक्नोलॉजी और यूरोपीय देशों के तकनीक और प्रौद्योगिकी का फायदा लेना चाहिए। तो रूस से थोड़ी गर्माहट कम हो रही थी। गोर्बाचेव द्वारा आर्थिक सुधारों की जो शुरुआत की गई, उससे 85 से 90 के काल में सोवियत विदेश नीति क्रमशः पश्चिम की ओर उन्मुख हो गई। सोवियत संघ की भी जो नीति थी वो भारत के अलावा पश्चिम की तरफ देखने लगी थी, तो भारत से दूरी बन रही थी। राष्ट्रपति येल्सिन की भारत यात्रा, अब भारत रूस संबंध में देखिए क्या क्या पड़ाव आएंगे। तो राष्ट्रपति येल्सिन जो थे, बोरिस येल्सिन, वो भारत की यात्रा पर आए। 1993 की जनवरी में रूस के राष्ट्रपति की भारत यात्रा संपन्न हुई, जब नरसिम्हा राव प्रेसिडेंट थे। इससे भारत रूस संबंधों को एक नई दिशा मिली। यात्रा के दौरान दोनों देशों द्वारा लंबे समय तक चले आ रहे रूबल विनिमय दर के विवाद को सुलझाया गया, और दोनों के दौरान दोनों देशों के बीच मैत्री और सहयोग संधि पर हस्ताक्षर किए गए। पहले देखिए क्या हुआ था कि एक समय ऐसा था कि रूबल और रुपया को बराबर कर दिया गया था, और भारत का बहुत सारा कर्जा भी माफ हुआ था। तो रूबल को लेकर और भारत के करेंसी को लेकर और विवाद चल रहे थे, उसको मैत्री सहयोग से संधि से सुलझा लिया गया। तो एक बड़ा पड़ाव उसमें देखा गया। संधि के 2 प्रावधान थे, दोनों में से कोई भी देश ऐसा कोई कार्य नहीं करेगा जिससे दूसरे के हित पर विपरीत प्रभाव पड़े, यानी दोनों के इंटरेस्ट को दोनों देशों को ख्याल रखना है। दोनों देश एक दूसरे की प्रादेशिक अखंडता को बनाए रखने के प्रति वचनबद्ध हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि इस संधि में 1971 की संधि के उस प्रावधान को छोड़ दिया गया जिसमें कहा गया कि दोनों में से किसी देश पर कोई आक्रमण होता है तो दोनों मिलकर तय करेंगे कि इस स्थिति का मुकाबला कैसे किया जाए। 1971 में यह डील हुई थी कि अगर दोनों में से किसी एक पर कोई आक्रमण करेगा तो दोनों मिलकर सोचेंगे कैसे इसको रोका जाए। लेकिन अब यह मैत्री संधि में इस प्रावधान को हटा दिया गया। ठीक है। नरसिम्हा राव की फिर रूस यात्रा हुई। तो जून 1994 में भारत के प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने रूस की यात्रा की। यात्रा के दौरान प्रतिरक्षा, प्रौद्योगिकी, पर्यावरण आदि के क्षेत्र में कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। अक्टूबर 1996 में घनिष्ठ प्रतिरक्षा संबंध स्थापन हेतु दोनों देशों के मध्य कई समझौते पर हस्ताक्षर हुए। अच्छा, ये भी आप समझिए कि इस समय भारत न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी यानी नई आर्थिक नीति का ऐलान कर चुका था। भारत भी क्या कर रहा था कि अपने आप को जो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन यानी उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की तरफ मोड़ रहा था। अब उसको भी नए नए तरीके की चीजों की जरूरत थी। वो दुनिया के हर ध्रुव से, हर शक्ति से अपना संबंध बनाना चाह रहा था, हर जगह अपने भी पॉइंट को स्ट्रांग करना चाह रहा था। इसलिए भारत भी अब एक नए जोश और नए नीति को लेकर चल रहा था। तो अक्टूबर 1996 में घनिष्ठ प्रतिरक्षा संबंध स्थापना हुआ। दोनों देशों के मध्य कई समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, और भारत का प्रयास अब धीरे धीरे किस ओर था? पाकिस्तान को घेरने की तरफ था। पाकिस्तान के खिलाफ और रणनीति तैयार करने के लिए था। देवगौड़ा की रूस यात्रा हुई क्योंकि उसके बाद एसडी देवगौड़ा सरकार में आए। तो मार्च 1957 में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री एसडी देवगौड़ा ने रूस की यात्रा की। यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच दोहरे करारोपण को रोकने, दोहरे करारोपण यानी जिसको कहते हैं ना कि डबल टैक्सेशन जिसको कहते हैं कि 2 जगह टैक्स ना लगे किसी चीज पर, इसको रोकने, प्रत्यर्पण सीमा शुल्क के मामले में पारस्परिक सहायता, खेल आदि से संबंधित समझौतों पर कई सारे हस्ताक्षर। यानी अगर आप सोवियत संघ के बाद रूस को व्यक्तिगत तौर पर देखें तो बहुत सारे यात्राएं, गठबंधन, समझौते, इसका दौर लगातार जारी था। अच्छा, उधर जो है बिल क्लिंटन का जमाना आया था, उधर अमेरिका में भी तरह तरह की अलग अलग सरकारें चल रही थी, उनके साथ भी हमारे सहयोग और कॉपरेशन का प्रयास चल रहा था। सामरिक दृष्टि से एक और महत्वपूर्ण बात यह हुई कि रूस ने पाकिस्तान को हथियारों की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया। देखिए, यही मैं आपसे कह रहा था कि पाकिस्तान को घेरने का प्रयास लगातार जारी था। तो इन समझौतों में एक स्ट्रेटेजिक जीत ये हुई कि रूस ने बोला कि हम पाकिस्तान को बिल्कुल भी हथियार नहीं देंगे, उस पर कड़ा रोक लगाया। ठीक। अच्छा, एक बात और थी कि सोवियत संघ के जमाने में भी पाकिस्तान अमेरिका का बड़ा फेवरेट हुआ करता था। जैसे अमेरिका के बगल में क्यूबा सोवियत संघ का बड़ा फेवरेट हुआ करता था। तो पाकिस्तान को फिर रूस ने कहा कि भाई हम आपको कोई हथियार नहीं बेचेंगे,
वार्ता के अंत में जारी जो संयुक्त घोषणा पत्र में दोनों पक्षों द्वारा यह स्वीकार किया गया कि हम दशकों से मित्र रहे हैं और अब आगे भी मित्र रहेंगे। दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। ये बोला गया कि वी हैव बीन फ्रेंड फॉर अ लॉन्ग टाइम, फॉर डिकेड्स, एंड नाउ इन कमिंग फ्यूचर ऑल्सो वी विल बी अ गुड फ्रेंड। तो ये बात देवेगौड़ा के जो है यात्रा में खुलकर निकलकर सामने आई थी। अब उसी दौरान कारगिल संघर्ष 99 के दौरान रूस ने भारत का स्पष्ट शब्दों में समर्थन किया। तो कारगिल आपको पता है कि आतंकवादियों के पीठ पीछे पाकिस्तानी सेना उसमें घुसी थी और पाकिस्तानी सेना ने घुसकर जो है किस तरह से आक्रमण मचाया था, तो उसमें भी पूरी दुनिया का निगाह था और उस पर रूस ने स्पष्ट रूप से भारत का साथ दिया था कि भारत को अपनी रक्षा के लिए सारे सहयोग उठाने चाहिए। फिर भारत रूस की 8वीं शिखर बैठक थी। तो भारत और रूस की 18वीं शिखर बैठक 2017 में सेंट पीटर्सबर्ग में हुई, जब प्रधानमंत्री मोदी नेतृत्व कर रहे थे। आर्थिक, वाणिज्यिक, तकनीकी, सैन्य, रक्षा, ऊर्जा क्षेत्र में रूस भारत का घनिष्ठ सहयोगी रहा है और इसको दोनों नेता, यानी कि अब किसका दौर है और किसका दौर आ चुका था और अब कभी किसका दौर है, तो व्लादिमीर पुतिन, ठीक है। बहुत सालों से ये क्या है, राष्ट्रपति बने हुए हैं रशिया के, और इनके साथ फिर अटल बिहारी वाजपेयी, फिर इनके साथ मनमोहन सिंह का दौर और उसके बाद फिर नरेंद्र मोदी का दौर, ये लगातार भारत रूस संबंधों में एक नई प्रगाढ़ता को ला रहा है और लगातार इस तरह के सहयोग के लिए दोनों एक तरह से प्रतिबद्ध हैं। बहुत सारे मुद्दे भी रिसेंट उठे हैं जिसमें थोड़ी बहुत तकरार देखने को कभी कभी मिलती है, जैसे कि पाकिस्तान को भी रूस ने हथियार देने शुरू किए थे तो भारत ने थोड़ी नाराजगी अपनाई थी। इसके अलावा भारत अमेरिका के संबंधों को लेकर कभी कभी रूस को लगता है कि संदिग्ध हो गया है और रूस को लगता है कि वो दूर जा रहा है। अभी जो यूक्रेन और रूस का युद्ध है, इसमें भी रूस को ये थोड़ी सी उम्मीद थी कि भारत खुलकर रूस का सहयोग करे या रूस का समर्थन करे। अब भारत की नीति हमेशा से शांतिप्रियता की रही है, तो भारत ने कभी खुलकर ये नहीं कहा कि नहीं वो रूस का खुलकर समर्थन करेगा, है ना। तो इस तरह से ये जो नीतियां थी, इन नीतियों ने एक तरह से स्पष्ट रूप से बताया है कि भारत और रूस के संबंध में ऊपर नीचे खींचतान कभी कभी देखी गई है। परंतु हाल के कुछ वर्षों में वैश्विक परिस्थितियां जिस प्रकार बदली हैं, उनमें इन संबंधों में थोड़ी शिथिलता आई है। मैंने अभी आपकी वही चर्चा की, लेकिन अभी भी हम कह सकते हैं कि रूस एक अच्छा दोस्त है, रूस के साथ हमारे संबंध अच्छे हैं। दोनों देशों के बीच सालाना व्यापार सन 2014 में $10 अरब था, 2016 में $7.8 अरब रह गया। और अभी देखिए जिस तरह से यूक्रेन संकट आया है, तो बहुत सारा तेल का आवागमन, बहुत सारी चीजों का ट्रेड जो है वो रूस से रुका है। शिखर बैठक के दौरान द्विपक्षीय व्यापार को सन 2025 तक $30 अरब करने का लक्ष्य रखा गया है कि हम $30 अरब। अच्छा, भारत भी चाहता है कि चीन पर जो उसकी अति निर्भरता बढ़ती जा रही है उसको डाइवर्ट किया जाए, अलग अलग देशों के साथ हम व्यापार करना शुरू करें ताकि हमारी जो डाइवर्सिटी है अन्य देशों के, किसी एक देश पर निर्भरता ना रहे। तो रसिया एक अच्छा पार्टनर रहा है, भारत उसको रिवाइव करना चाहता है। रक्षा क्षेत्र में सहयोग को आगे बढ़ाते हुए दोनों देशों ने इंद्र 2017 को संपन्न कराने पर सहमति बनी। तो इंद्र क्या है, एक सामूहिक आप कह सकते हैं कि सुरक्षा अभ्यास है, सैन्य अभ्यास है, ठीक है। वार्ता के उपरांत जारी संयुक्त घोषणा पत्र में दोनों देशों के बीच संबंधों के मामले में 21वीं सदी के लिए एक दृष्टि कहा गया, यानी हम 21st सेंचुरी में एक दृष्टि से आगे बढ़ेंगे। पारस्परिक सहयोग के 5 अन्य समझौते पर भी हस्ताक्षर हुए हैं और उसके बाद भी मोदी से और पुतिन की लगातार मुलाकात होती रही अलग अलग मंचों पर, और भारत रूस में संबंध को स्थिर और अच्छा बनाने का लगातार प्रयास जारी रहा है। तो ये एक महत्वपूर्ण चैप्टर जिसमें हमने सोवियत संघ के विघटन के बाद 2 ध्रुवीयता का अंत, उस सोवियत संघ के विघटन के प्रमुख कारण, उसके परिणाम, और फिर उत्तर साम्यवादी राष्ट्रों में कैसे एक लोकतंत्र की बहाली हुई, भारत के साथ उन गणराज्यों के कैसे कैसे संबंध रहे हैं, इसकी एक विस्तृत चर्चा आज के सेशन में हमने की है। आई होप कि ये सेशन आपको समझ में आया होगा। इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। और एक और सलाह ये है कि इस सेशन को देखने से पहले आप प्रीवियस सेक्शन यानी चैप्टर 1 को जरूर देख लीजिए। राजनीति विज्ञान के और भी चैप्टर्स हमने कंप्लीट किए हैं, उसको भी आप अच्छे से पढ़ लीजिए ताकि आपको सारी चीजें बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाए। कोई डाउट या कंफ्यूजन अगर हो तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। एक बात का और ध्यान रखिए कि मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको सारी की सारी शिक्षा बिल्कुल निःशुल्क प्रोवाइड की जा रही है। जैसे आप इंग्लिश मीडियम में नर्सरी से 12th तक हमारे मैग्नेट ब्रेन्स चैनल पे पढ़ सकते हैं। मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर 7 to 12 की हिंदी माध्यम में पढ़ाई कर सकते हैं। IIT JEE नीट कंपटीशन की तैयारी सब कुछ मैग्नेट ब्रेन्स के प्लेटफॉर्म पर आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं। चाहे आप हमारी वेबसाइट से पढ़ें, हमारे एप्लीकेशन से पढ़ें या हमारे यूट्यूब मंच पर पढ़ें, आपसे कभी कोई सब्सक्रिप्शन या फीस की बात नहीं होगी।
एक खास बात कि आपको नई चीज़ों का अपडेट मिलना चाहिए कि कब नई वीडियो आ रही है, कौन सी चीज़ें लॉन्च होने वाली हैं, तो आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम से जुड़े रहें ताकि हम आपको ये महत्वपूर्ण जानकारियां लगातार देते रहें। ठीक है, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक बताइए। मिलते हैं स्टूडेंट्स अगली वीडियो में एक अगले टॉपिक के साथ। तब तक अपना बहुत ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय बाय।